फिल्म की शुरुआत में पिछले कुछ सालों की घटनाओं को दिखाया गया है। एक खदान में कुछ मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं और एक डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहा है। वह आदमी डॉक्टर को बताता है कि कर्मचारियों को काम के दौरान रेडिएशन का पता चला है। इससे वे उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह यूरेनियम है और वे क्षेत्र में बड़ी मशीनरी लाते हैं। जैसे जैसे वे काम करते हैं, जमीन धूल में तब्दील होने लगती है और डॉक्टर अपनी टीम को नवनिर्मित गुफा में ले जाता है। वे अपना काम शुरू करते हैं और डॉक्टर अपनी टीम के साथ भूमिगत गुफा में चले जाते हैं। धूल को गुफा में फेंक दिया जाता है और टीम अपना काम जारी रखती है। डॉक्टर अपनी टीम को खोजबीन के लिए गुफा में आगे ले जाता है। उन्हें एक जानवर के विशाल कंकाल की झलक मिलती है। इस पर विचार करने पर डॉक्टर को पता चला कि यह कोई कंकाल नहीं बल्कि एक विशालकाय जानवर है जो वहीं सो रहा था, और वह प्रकाश की किरण से जागृत हो गया। फिर दिखाया जाता है कि जानवर गुफा से निकलकर समुद्र की ओर चला गया था। उधर जापान का एक वैज्ञानिक मौके पर आता है जो कॉल के जरिए किसी से बात कर रहा था। वह भूकंप यहाँ उस स्थान से महसूस किया जा रहा है जहां वह जानवर दिखाई दिया था। वहां उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उनका कहना है, अगर यह परमाणु संयंत्र जारी रहा तो मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और वह अपने बेटे, जिसका नाम फोर्ड है, और पत्नी के साथ चला जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भूकंप के बाद के झटके विनाशकारी लग रहे हैं, तो आप उस समय तक मेरी टीम के साथ मेरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रहेंगे। फिर उसी वैज्ञानिक को एक प्रयोगशाला में दिखाया जाता है जो भूकंप के झटकों की लोकेशन का पता लगा रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर वह सभी मशीनरी को बंद करने का आदेश देता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ झटका दे रही है। हो सकता है कि वे हमें नुकसान न पहुंचाएं। वहां एक बार फिर भूकंप आता है। वहीं वैज्ञानिक की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। वह वहां से भागने लगती है। फिर केबिन में विस्फोट के साथ जहरीली गैस फैल जाती है। वैज्ञानिक अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहरीली गैस तेजी से पूरे केबिन में फैलने लगी थी। उसकी पत्नी उससे कहती है, इससे पहले कि वह वहां पहुंचे, दरवाज़ा बंद कर लो, और वैज्ञानिक को अनिच्छा से दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। बाद में वह उदास हो गया क्योंकि उसकी पत्नी अंदर रह गई थी। उसकी पत्नी उससे कहती है, हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना, और विकिरण के कारण पूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नष्ट हो जाता है। फोर्ड भी अपने स्कूल से ये देख रहा था। 15 वर्ष बाद अब फोर्ड को सिपाही का पद मिल गया था। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह अपने घर लौट आए थे। वह अब शादीशुदा था। उनकी पत्नी को फोन आता है कि फोर्ड के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोर्ड अपने पिता से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मां की मृत्यु उसके पिता के कारण हुई है, लेकिन वह अपनी पत्नी के कहने पर उससे मिलने जाता है और वह वहां जाकर अपने पिता को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लेता है। तब दोनों घर में लौट आए और उसके पिता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि इसका कारण विकिरण थे, और वही विकिरण अब भी एक बार फिर महसूस किए जा रहे हैं, और उन्हें उस जगह पर जाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा रखा था। वह बताते हैं कि मेरे दोस्त ने भी आवाज़ें भांप ली हैं। इसका मतलब है कि वहां से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे वहां जाकर जांच करनी होगी। मुझे ये साबित करना है कि उस दिन परमाणु संयंत्र में हुआ विस्फोट महज एक दुर्घटना नहीं थी। फिर फोर्ड भी अपने पिता के साथ वहां जाता है। अब उन्हें ध्यान आया कि वहां कोई जहरीली गैसें या विकिरण नहीं थे। पुलिस दोबारा वहां आकर दोनों को गिरफ्तार कर ले जाती है, और डॉक्टर भी वही है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वे सभी वैज्ञानिक से पूछते हैं, आपके बार बार वहां आने का कारण क्या है? वैज्ञानिक ये बताना शुरू करता है कि वह क्या करना चाहता था। डॉक्टर हैरान रह गया क्योंकि उसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे वहां एक सबसे बड़ी चट्टान जैसी वस्तु पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक वह चट्टान हिलने लगती है और उसमें विद्युत निर्वहन उत्पन्न हो जाता है। वह चट्टान टूट जाती है और वहां से एक विशालकाय जीव प्रकट हो जाता है। यह विकराल था और बिजली गिराते हुए लोगों पर हमला कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वह जानवर परमाणु संयंत्र से खुद को मुक्त करते हुए आता है। ये वहां से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन पास आता है और डॉक्टर को अपने साथ आने के लिए कहता है। डॉक्टर फोर्ड और वैज्ञानिक को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन इस घटना में वैज्ञानिक बुरी तरह घायल हो गए। वहां जाकर उनके सिर से पता चलता है यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। पृथ्वी के विकिरण में कमी के साथ यह समुद्र की गहराई में चला गया ताकि वह वहां से अपनी ऊर्जा बहाल कर सके। वे बताते हैं कि हमारी कंपनी भी इसे खोजने के लिए बनी थी। यह आज भी जीवित है और इसका नाम गॉडजिला है। ये घटना इसी जानवर के कारण हुई थी जिसे लोग भूकंप मान रहे थे, और वह चलते चलते जापान के परमाणु संयंत्र में आ गया क्योंकि उसे ऐसी जगह की जरूरत थी जहां उसे एक समय में ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। इससे प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक वहां मर चुका है और वे सभी चिंतित हो जाते हैं।
चूंकि आज उसकी मरने की बारी है और आने वाले दिन में किसी अन्य व्यक्ति का भी अंत हो सकता है। तुरंत ही हेड को कॉल के जरिए सूचना दी गई कि समुद्र रहस्यमय विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। कुछ लोगों को वहां भेजा गया जिन्होंने देखा कि समुद्र से एक राक्षसी जानवर निकल रहा है। दरअसल ये वही खतरनाक जीव था जो शहर में घुस आया था और सब लोग उससे बहुत डर गए। तभी घटनास्थल पर गॉडजिला भी आ जाती है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। अगले दिन समाचार प्रसारित हुआ कि वह जीव गॉडजिला से डरकर भाग गया। अब वह खतरनाक जीव समुद्र में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ जोड़ रहा था। डॉक्टर की टीम के सदस्य का खुलासा, कुछ समय पहले हमें मिले थे 2 अंडे। अंडे से निकला हुआ एक जानवर जापान के परमाणु संयंत्र में चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। इसे एक जगह सुरक्षित रख दिया गया। जब कुछ लोगों को जांच के लिए भेजा जाता है तो वे गवाही देते हैं वह जानवर अंडे सेने के बाद कहीं चला गया था। मालूम हुआ यह अंडा उसी खतरनाक जीव का है। वह रचित होकर दूसरे नगर में जाकर उत्पात मचा रहा था। पुलिस इन दोनों प्राणियों से पूछताछ शुरू करती है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर किसी दूसरे जीव की फुटेज देख रहा है। यहाँ उन्होंने देखा ये जीव पंखहीन है, जैसे किसी अन्य प्राणी के पंख थे। जांच करते समय उन्हें पता चला कि यह मादा जानवर है जबकि पहला नर था। सैनिक होने के नाते फोर्ड को सेना के साथ हर जगह दौरे के लिए भेजा जाता है ताकि वह उन प्राणियों को रोक सके। इसके विपरीत कैप्टन बताते हैं वे जीव तबाही मचा रहे हैं। फिर हेड उससे कहता है हमें उन्हें घातक परमाणु बम से विस्फोट करना होगा। फिर कैप्टन कहते हैं इससे उन्हें फायदा मिलेगा क्योंकि उनके लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इससे वे मजबूत होंगे। मुखिया कहते हैं इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, जोखिम उठाया जाएगा। ये दोनों जीव अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए समुद्र में जाकर उनमें विकिरण भर रहे थे क्योंकि समुद्र की गहराई ही उन्हें विकिरण प्रदान करने का स्रोत थी। दूसरी तरफ गॉडजिला उन्हें मौत के घाट उतारने आ रहा था, इसलिए वे परमाणु बम अपने साथ रखकर उस समुद्र की ओर कदम बढ़ाते हैं। फोर्ड की नज़र भी उन पर थी। उन्होंने उस बम को एक नाव में रखा था। नर जीव उस नाव पर हमला करता है और उस परमाणु बम को लेकर चला जाता है। अब दोनों प्राणी उस परमाणु बम को अपने कब्जे में लेकर चले गए थे क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा का महान स्रोत मिल गया था। सेना और मुखिया की योजना पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गई। वे सोचते हैं वे फलदायी परिणाम देने में असमर्थ हैं, तो गॉडजिला हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकता है। फिर दिखाया गया वे जीव नगर में बड़ा उत्पात मचा रहे थे। सौभाग्य से गॉडजिला भी वहां दिखाई देता है। सेना भी वहां थी। फिर दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस जीव का सामना करता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे राक्षसी थे और लड़ते समय कई चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। सभी पीछे हट जाएं, वहां केवल नर प्राणी था, इसलिए गॉडजिला बिना किसी कठिनाई के उससे लड़ रहा था। ये नर प्राणी को मारने वाला है। तभी पीछे से आकर मादा जीव उस पर हमला कर देती है। अब गॉडजिला अकेले ही उन दोनों से लड़ रहा था। गॉडजिला द्वारा उन दोनों को मारना कठिन होता जा रहा था। दूसरी ओर यह दिखाया गया है कि सैन्य अधिकारियों को भूमिगत घोंसले में कई अंडे मिलते हैं जिन्हें मादा प्राणी ने बिछाया था और उनकी हार गॉडजिला के लिए भारी बोझ बन गई। बम का समय निर्धारित कर सैन्य अधिकारी बाहर आते हैं। सारे अंडे खराब हो जाते हैं क्योंकि वह बम जल्द ही फट जाता है। इसे देखकर नर और मादा प्राणियों को अपने अंडों की चिंता होने लगती है और दोनों गॉडजिला को छोड़कर वहां भाग जाते हैं। उस विस्फोट से गॉडजिला को लाभ हुआ क्योंकि उस विस्फोट का विकिरण ऊर्जा के रूप में उसके अंदर स्थानांतरित होने लगा। इसका प्रयोग करते हुए उसने अपने मुख से उस ऊर्जा को दोनों प्राणियों पर प्रवाहित किया। अब गॉडजिला और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह अपनी पूरी ताकत से दोनों प्राणियों के खिलाफ भीषण युद्ध में लग गया। यहाँ गॉडजिला नर प्राणी को मार देता है। ये देखकर मादा जीव आवेश में आ जाती है। सेना ने उसके अंडों को खराब कर दिया था, इसलिए उसके रोष का कारण भी यही था। फिर यह फोर्ड की ओर आगे बढ़ता है और गॉडजिला इसे पीछे से पकड़ लेता है। गॉडजिला अपना मुंह खोलकर उसमें से सारी विकिरणें उस प्राणी में डाल देता है। फलस्वरूप अत्यधिक पीड़ा सहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। फोर्ड भी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन सैन्य अधिकारी उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ले गए। अगले दिन गॉडजिला दृश्य पर आती है। लोग इसे मरा हुआ समझ रहे थे। थककर गॉडजिला आंखें बंद करके लेट गई। जागने पर वह समुद्र में जाने के लिए चलने लगता है। दरअसल ये यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, उसे केवल उन भयानक प्राणियों के प्रति द्वेष है। अब यह उन्हें मारकर समुद्र में लौट आता है। ये दिखाया गया है कि फोर्ड भी अपनी पत्नी और बेटे के पास वापस चला गया था। सब कुछ न्यायसंगत हो जाता है और फिल्म भी इसी के साथ पूरी होती है।
परिदृश्य 1। यदि आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में क्लासिक गॉडजिला फिल्मों का आनंद लेते हैं और आपको उम्मीद है कि उन फिल्मों का संगीत और कैंपी विषय इसमें दर्शाया गया है, तो आपको निश्चित रूप से इसे देखना चाहिए। यहाँ गॉडजिला 98 की फिल्म की तुलना में प्रिय राक्षस की तरह अधिक दिखता है। संगीत पुराने गोजिला फिल्म युग के क्लासिक जापानी दृश्यों को सुनता है और कैमरा वर्क में सैम रामी की स्पाइडरमैन श्रृंखला की हास्यपूर्ण मूर्खतापूर्ण प्रकृति है। परिदृश्य 2। यदि आप कैमरा एंगल और लेखन के साथ एक गहरी मानवीय फिल्म देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं जो वास्तव में एक ऐसी कहानी कहती है जो विषयगत रूप से उत्कृष्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट 9 और कोरियाई फिल्म द होस्ट, तो यह आपकी फिल्म नहीं है। स्क्रिप्ट अत्यधिक सरलीकृत बयानबाजी और एक आयामी पात्रों जानबूझकर से भरी हुई है। दृश्यों में किसी तरह बहुत कम तनाव होता है, यहाँ तक कि मेरे लिए अधिकांश सिटकॉम के पायलट एपिसोड गोजिला की तुलना में अधिक तनावपूर्ण लगते हैं। और जैसा कि ऊपर कहा गया है, कैमरा काम जानबूझकर धीमा है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मानवीय तत्व जोड़ने के लिए निर्देशक बच्चों का इस हद तक उपयोग करता है कि यह बहुत स्पष्ट लगने लगता है जैसे कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। परिदृश्य 3। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो वास्तव में पैसिफिक रिम जैसा मज़ेदार पॉपकॉर्न फ्लिक चाहते हैं जिसमें ओवर द टॉप बुलेट फेस्ट बैटल एलए जैसे कुछ ठोस कोरियोग्राफ किए गए एक्शन हो, तो मैं कहूँगा कि सावधानी से आगे बढ़ें। लड़ाई के दृश्य किसी भी क्लासिक राक्षस फिल्म की तरह कम तीव्र और अधिक राजसी हैं, और इस तरह लड़ाई का मानवीय पहलू अपेक्षाकृत महत्वहीन है, किसी भी अन्य राक्षस फिल्म की तुलना में कम जो मैंने कभी देखा है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो किसी पर भी गोली चलाने के लिए कोई छोटे राक्षस नहीं हैं। यदि आप इस फिल्म को सीजीआई इफेक्ट्स पर रेटिंग दे रहे हैं तो यह 9/10 है। कुछ प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक हैं और सीजीआई और वास्तविक जीवन के बीच की रेखा एक पतली रेखा है, लेकिन कहानी के हिसाब से ये 2/10 है। बस यह ऐसा कुछ नहीं है जो पहले कम से कम 10 बार नहीं किया गया हो। ये सदियों पुराना है। इसमें स्पॉइलर हो सकता है। अपने चरम पर श्वेत पुरुष जो बहुत देर होने तक नहीं सुनता, वह जनरल जो बहुत देर होने तक नहीं सुनता, वह रक्षक जो किसी भी तरह से दिन बचाने वाला था। लेकिन यह आसान होता अगर आपने इस पर इतना कठोर होकर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन मेरी उम्मीदें इतनी अधिक नहीं थीं। इसमें बहुत कुछ गायब है, बहुत सारी आधी अधूरी कहानियां बताई गई हैं। लड़ाई के दृश्यों पर बहुत सारे शॉर्टकट हैं। भयानक राक्षस लड़ाई की कोरियोग्राफी है जब आप वास्तव में इसे देखते हैं, और जब आप इसमें किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आप भावनात्मक रूप से खाली हो जाते हैं। फिल्म क्योंकि वे वास्तविक पात्र नहीं हैं, रूढ़िवादी पात्रों के साथ एक पुरानी कहानी, कोई वास्तविक मोड़ या कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, पूर्वानुमानित परिणाम और एक प्रभावशाली सीजीआई प्रदर्शन जो गहराई की कमी पर एक सूक्ष्म विस्फोटक पर्दा डालने में मदद करता है। मैं अब तक गॉडजिला का बहुत समर्पित प्रशंसक हूँ। मेरे पास उपलब्ध उच्चतम प्रारूप की प्रत्येक फिल्म है और मैंने उन्हें कई बार देखा है। मैं उत्साहित होकर इस फिल्म को देखने गया, ये सही लग रही थी। ट्रेलर मुझे एक स्वर दे रहे थे जिसे मैं खोज सकता था और मुझे ये देखने में दिलचस्पी थी कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर ने जानबूझकर हम सभी को गलत तरीके से आकर्षित किया जो शानदार था। गॉडजिला की यह व्याख्या उसे देखने के पुराने तरीके, यानी एक नायक विरोधी की तरह, पर आधारित है। अवधारणा यह है कि बनने के बजाय गॉडजिला लगभग एक में दो फिल्मों की तरह है। इसमें बहुत अच्छे अभिनय के साथ एक गंभीर भावनात्मक शुरुआत है और आमतौर पर आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर यह चरण 2 में चला जाता है जो कि महान विशेष प्रभाव है, लेकिन अभिनय और संवाद दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। ये लगभग वैसा ही है जैसे माइकल बे ने फिल्म में प्रोडक्शन क्रू का लगभग 1/3 हिस्सा हड़प लिया। ठीक है, तो आपने शायद सुना होगा कि ब्रायन क्रैंस्टन इस फिल्म में है और वह उतने ही महान है जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। उनके चरित्र का बेटा, जिसे किसी व्यक्ति ने निभाया है जो आपको केवल कम प्रतिभा वाले कीनू रीव्स की याद दिला सकता है, इसकी तुलना में बिल्कुल फीका है। फिल्म के लिए समस्या यह है कि मुख्य किरदार बेटा ही है। वह इतना बुरा था कि थिएटर से घर जाते समय मैं उसकी एक भी पंक्ति याद नहीं कर पा रहा था, जबकि पहला भाग सब कुछ समझ में आता है और यहाँ तक कि बुद्धिमान होने की धमकी भी देता है, क्योंकि हमें विभिन्न अवधारणाएं और वैज्ञानिक धारणाएं हमारे रास्ते में मिलती हैं, जबकि साथ ही जो ब्रायन क्रैंस्टन को दयालु दर्शक के रूप में पसंद करता है। फिल्म का दूसरा भाग छोड़ दिया जाता है जब हम फोर्ट ब्रॉडी, कुछ आदमी और सेना को ट्रैक करते हैं, तो सभी तर्क और कारण, जब तक वे भूलने योग्य और घिसे पिटे दृश्यों की एक श्रृंखला में रास्ते में बुरे निर्णय लेते हैं, जब तक कि हम अंततः गॉडजिला को उसकी सारी महिमा में नहीं पा लेते। हालांकि गॉडजिला वास्तव में गौरवशाली है। विशेष प्रभाव उत्कृष्ट हैं, केवल कभी कभार होने वाले फिक्शन के साथ। अगर आप गॉडजिला के लिए फिल्म देख रहे हैं तो निराश नहीं होंगे। दुर्भाग्य से हम में से बाकी लोगों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह तभी लिखी गई थी जब लेखक हड़ताल पर चले गए थे। क्षमा करें, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं कि फिल्म का 1/3 भाग बहुत अच्छी तरह से क्यों लिखा गया है और कहानी स्क्रिप्ट का बाद का 2/3 भाग भयावह क्यों है। ये फिल्म लगभग हर स्तर पर इतनी निराशाजनक थी कि मुझे अपनी पहली समीक्षा छोड़ने में समय लग गया।
मुझे कुछ और कम महत्वपूर्ण काम करना था, इसलिए समय बचाने के लिए इसे आधी आंख से देखने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि वह भी समय की बर्बादी थी, क्योंकि लगभग 2 घंटों में मुझे इससे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने खराब तरीके से निष्पादित, गंदे रंग की, गहरे और निराशाजनक रूप से अपर्याप्त बी फिल्म बनाने के लिए 160 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए और लाभ कमाया। और कुछ उच्च भुगतान वाले फिल्म समीक्षकों ने वास्तव में इसकी प्रशंसा की। अब मुझे आश्चर्य है कि उन्हें अपनी भ्रामक सिफारिशों के लिए कितना भुगतान मिला। एकमात्र अच्छी बात यह है कि इसने कई प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी पर रखा है, जिनमें मुझे लगता है कि अत्यधिक वेतन पाने वाले आलोचक भी शामिल हैं। इसकी शुरुआत क्लोज एनकाउंटर्स घोटाले के रूप में काफ़ी अच्छी तरह से होती है। एक आदमी और उसका बेटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीतल की टोपी ने कुछ अज्ञात कारणों से हास्यास्पद विकिरण विषाक्तता का दावा करते हुए सीमा से बाहर कर दिया है। जैसे ही रहस्य खुलता है, उन्हें जल्द ही रहस्य का पता चल जाता है। बचे हुए 90 मिनट घिनौने अंधेरे में बीत गए, बेशक महान छिटपुट सीजीआई कार्टूनरी के साथ, हालांकि केवल फॉट शोर के साथ अंधेरे का कहीं अधिक विस्तार था, जिसने मुझे महान फ्रेड द ऑयस्टर और गून शो के अन्य ध्वनि प्रभावों की याद दिला दी। असंगत गड़बड़ी की अवधि के अलावा चरित्र, राक्षस और कथानक का विकास शून्य था। कम से कम मूल गॉडजिला में हर कोई और हर चीज़ कार्डबोर्ड और अधिक वास्तविक थी। मेरा अपना पसंदीदा गॉडजिला बनाम किंग कांग था। आपका क्या था? ये भावुक मर्दाना तकनीकी हुक्म आधुनिक जापानी दर्शकों के मानस को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी दिन द प्रिंस ऑफ स्पेस या द नेपच्यून मैन को वापस ला सकता है। क्या मैंने उस गहरे घिनौनेपन का जिक्र किया था, जो हर चीज़ की निराशाजनक पेचिश भरी हरियाली से टूट गया था? इस गैर शानदार दृष्टि की तुलना में जॉन वेन ने इवो जिमा को स्वर्ग जैसा बना दिया। ये संभवतः सबसे खराब फिल्म है जिसे मैंने कई वर्षों से आधी अधूरी देखी है। ये टिन पर जो कहती है वह करती नहीं है, और आपकी आंखों पर दबाव डाल सकती है। गॉडजिला को कम ही दिखाया जाता है, और यह अच्छी बात है। ये फिल्म वास्तव में उबाऊ हो जाती अगर वे राक्षस के लिए रहस्य का तत्व छोड़ने के बजाय सीधे तौर पर गॉडजिला प्रस्तुत करते। ये वह विकल्प था जिसने तीसरे कार्य को अच्छा बना दिया। महान नहीं, लेकिन अच्छा। विमान से कूदने का दृश्य अद्भुत था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रेलर में इसे बर्बाद कर दिया गया हो। मुझे ये पसंद आया कि कैसे उन्होंने ट्रेलर के समान संगीत का उपयोग किया। इससे स्थिति के खतरे और अनिश्चितता को पकड़ने में मदद मिली। मैंने सोचा था कि राक्षसों की लड़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा उन हिस्सों के लिए नहीं कहा जा सकता था जिनमें सिर्फ इंसान थे। उनका एक दृश्य था जिसमें गैसोलीन शामिल था। जिन लोगों ने फिल्म देखी थी वे जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जिसका कोई मतलब नहीं था, और मुझे निराशा महसूस हुई। मैंने सोचा कि केवल समाचार के हिस्से कष्टप्रद थे और स्पष्ट रूप से केवल प्रदर्शन के लिए उपयोग किए गए थे। सीजीआई प्रभावशाली था और केवल 3 बार ऐसा हुआ जब इसने मुझे कहानी से बाहर कर दिया, लेकिन वे तीनों शांत क्षणों के दौरान थे, इसलिए मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई। मेरी सबसे बड़ी शिकायत फिल्म के आगे बढ़ने के तरीके को लेकर है। मुझे ऐसा लगा कि अगर आखिरी 5 मिनट काट दिए जाएं और अंत को व्याख्या पर छोड़ दिया जाए तो फिल्म और भी बेहतर बन जाती। हालांकि गॉडजिला अभी भी एक संतोषजनक फिल्म थी। ये वह सब कुछ था जो मैंने सोचा था कि यह प्लस थोड़ा अधिक होगा, और ये दूसरे अधिनियम के दौरान वैध तनाव को बनाए रखने में सक्षम था। मैंने इस फिल्म को 6/10 देने की आशा की थी, लेकिन ये फिल्म मेरी अपेक्षा से थोड़ी बेहतर थी। मैं गॉडजिला को 7/10 दे रहा हूँ। मैं सुपरहीरो के बिना एक मनोरंजक ग्रीष्मकालीन एक्शन फिल्म चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी अनुशंसा करूंगा। हालांकि कहा गया है कि फीमेल म्यूटो और गॉडजिला के बीच अंतिम लड़ाई महाकाव्य थी। मेरे अंदर का 8 साल का बच्चा खुशी से चिल्ला उठा। हम इसीलिए यहाँ आए हैं। केवल दहाड़ और लड़ाई के कारण ये फिल्म मेरे लिए 4/10 से 6/10 हो गई है। मेरा अंतिम निष्कर्ष: यदि आप एक सैनिक पर केंद्रित पूरे 1 घंटे 45 मिनट में रुचि रखते हैं तो इसे देखने जाएं। यदि नहीं, तो पैसे बचाएं। डीवीडी रिलीज गॉडजिला की प्रतीक्षा करें। जब मैंने पहली बार इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा, टीवी शो में भूमिका की सफलता के बाद ये ब्रायन क्रैंस्टन की अनिवार्य ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर है। उदा 300 में डोमिनिक वेस्ट, स्टेप अप में डेग्रे लवजॉय, फोन बूथ में किफर सदरलैंड, स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, द हॉबिट में मार्टिन फ्रीमैन। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, एक बार जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वह एक अच्छे कारण के लिए चुना गया था, न कि केवल टिकट बेचने के लिए। मुझे लगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाकर बहुत अच्छा काम किया है जो हिसेनबर्ग जैसा दिखने के बिना जवाब के लिए बेताब है। शायद ये बाल हैं, और मैं श्री मैककार्थी के बारे में बस इतना ही कहने जा रहा हूँ। क्रैंस्टन वह फिल्म का मुख्य फोकस नहीं है, इसलिए यह समीक्षा भी नहीं है। फिल्म के पहले 2 अंक संतोषजनक हैं। उनमें एक्शन से ज़्यादा सस्पेंस था, लेकिन इसने अच्छा काम किया। शुरुआती 20 मिनट संघर्ष स्थापित करने और हमें पात्रों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करने का बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वे अविकसित महसूस होते हैं। मुझे मुख्य किरदार का नाम भी याद नहीं है। किसी भी पात्र के पास कोई आर्च नहीं है, लेकिन आप एक राक्षस के बारे में ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर से क्या उम्मीद करते हैं?
डेविड स्ट्रैथरन का चरित्र अप्रिय रूप से बॉन्ड फिल्मों में उनकी भूमिका के समान था। कुल मिलाकर अनावश्यक बच्चे को छोड़कर अभिनय विश्वसनीय था। सौभाग्य से बच्चा इसमें इतनी बार शामिल नहीं था, इसलिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। फिल्म के साथ मेरा मुख्य मुद्दा ये होगा कि कैसे गैरेथ एडवर्ड्स ने 2 दृश्यों में गॉडजिला को छेड़ा, जहां दर्शकों का मानना है कि वे कुछ राक्षसों को लड़ते हुए देखने जा रहे थे, लेकिन दृश्यों को कुछ कम रोमांचक बना दिया गया, जो मैं समझता हूं कि इसे बनाने के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। फिल्म मानव आधारित है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स कमजोर रह जाता है क्योंकि यह पहले से स्थापित प्रचार प्रसार पर खरी नहीं उतर पाती। मेरा मानना है कि यह संभवतः गॉडजिला की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी यात्रा है, लेकिन यह मूल इशिरो होंडा संस्करण के अनुरूप नहीं है। ये निश्चित रूप से देखने लायक है जब तक आप केवल गॉडजिला को शहरों को नष्ट करते हुए देखने की उम्मीद में नहीं जाते। इस फिल्म की मार्केटिंग के कारण तनाव और उत्साह बढ़ रहा था कि यह फिल्म गॉडजिला फिल्म है जिसे हम लंबे समय से देखना चाहते थे, और ये निराश करता है। इस फिल्म में गॉडजिला बहुत कम था। फोर्ड ब्रॉडी के साथ प्रतिद्वंद्वी एमयूटीओ फिल्म का मुख्य फोकस था। सभी पात्र एक आयामी हैं। केन वतनबे एक विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, आरोन टेलर जॉनसन एक वीर चरित्र है, और गंभीरता से मैं इन पात्रों में भावनात्मक रूप से निवेश नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन समय की सापेक्ष मात्रा के साथ भी मैं उनके लिए बिल्कुल भी महसूस नहीं करता हूँ। ब्रायन क्रैंस्टन, जिसकी इस फिल्म में इतनी अधिक मार्केटिंग की गई थी, पहले 30 मिनट में ही मर जाता है, फिर भी मुझे उसके चरित्र के प्रति एक जुड़ाव महसूस होता है क्योंकि ओह, मैं एक परमाणु वैज्ञानिक हूँ। गॉडजिला बंद करो के अलावा भी कुछ है। उसके पीछे प्रेरणा। फिल्म में एमयूटीओ और गॉडजिला के बीच की लड़ाई हमेशा जलवायु विरोधी होती है, जैसे कि हम पूरी तरह से लड़ाई के अनुक्रम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दर्शकों को गंभीरता से लेने के बजाय फोर्ड ब्रॉडी के परिवार या सेना के परमाणु युद्ध प्रमुख को और अधिक देखने दें। मुझे सुला दिया। उपर्युक्त फिल्मों में से नई गॉडजिला निश्चित रूप से 1998 के संस्करण से बेहतर है, जो अपनी रिलीज के बाद निराशाजनक रही थी। नया गॉडजिला प्रतिष्ठित राक्षस की जड़ों तक जाता है। गॉडजिला के दोनों चित्रणों में 1954 की फिल्म से प्रेरणा लेते हुए, जहां कहानी को गॉडजिला पर रखने के बजाय ये फिल्म का ध्यान लोगों पर केंद्रित करता है और वे कैसे प्रभावित होते हैं एक विशाल रेडियोधर्मी छिपकली के उद्भव से। दूसरा उदाहरण परमाणु बमों के उपयोग के बारे में सामाजिक टिप्पणी है, जिसे मैंने आज प्रासंगिक महसूस करने के लिए चतुराई से अद्यतन किया है। फिल्म में ब्रायन क्रैंस्टन एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं जो मानता है कि जापान में किए गए परमाणु परीक्षण के परिणामस्वरूप कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक दुनिया ने खारिज कर दिया है और उसे अन्य लोगों द्वारा क्रैकपॉट कहा जाता है। राक्षसों के प्रकट होने के बाद ही उसका बेटा नेवी सील्स के लिए एक बम डिफ्यूजर, जिसे एरोन टेलर जॉनसन ने निभाया है, और अन्य लोग उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बिंदु तक बहुत देर हो चुकी है और दुनिया में कुछ रेडियो सक्रिय राक्षस हैं के बारे में चिंता। ये फिल्म पिछली फिल्मों की तुलना में गॉडजिला पर अधिक जमीनी प्रभाव डालती है। यही कारण है कि कहानी को मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से बताया गया है और वे वर्तमान आपदा से उबरने की योजना कैसे बनाते हैं, जिससे फिल्म की दिशा के संदर्भ में दिलचस्प विकल्प सामने आते हैं। निर्देशन की बात करें तो मेरा मानना है कि गैरेथ एडवर्ड्स का निर्देशन फिल्म का मुख्य आकर्षण है और इसे पैसिफिक रिम शॉट जैसा कुछ बनने से बचाता है। फोर्ड की पत्नी एले के रूप में एलिजाबेथ ओल्सेन, डॉक्टर के रूप में केन वतनबे, इशिरो सेरेजावा, एडमिरल विलियम स्टेन्स के रूप में डेविड स्ट्रैथरन, विवियन ग्राहम के रूप में सैली हॉकिंस, उनमें से किसी को भी वास्तव में अपने पात्रों में पूरी ताकत लगाने या स्क्रीन पर हावी होने की अनुमति नहीं है। हॉकिंस विशेष रूप से बर्बाद हो गया है और थोड़ी सी लकड़ी से भी अधिक अफसोस फिल्म के एक बड़े हिस्से के लिए गायब हो गया और लगभग एक बाद के विचार के रूप में फिर से प्रकट हुआ, जैसे कि एडवर्ड्स को अचानक याद आया कि वह पेरोल पर थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नोटिस किया था कि वह बेहोश हो गई थी। हाँ, गॉडजिला इस फ्रैंचाइज का सितारा है, लेकिन तब जुरासिक पार्क श्रृंखला में डायनासोर भी थे, लेकिन इसने क्रिक्टन और स्पीलबर्ग को मानव पात्रों को कुछ खास बनाने से नहीं रोका। प्रदर्शन पर कुछ सुंदर कैमरा वर्क है और यहीं पर एडवर्ड्स का गॉडजिला वास्तव में चमकता है। अक्सर हम लोगों या वस्तुओं के पीछे खड़े होते हैं, राक्षसों को देखने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। हमारी दृष्टि निराशाजनक रूप से सिरों और बाधाओं के कारण अवरुद्ध हो जाती है, जो हमें कार्रवाई में वहीं खड़ा कर देती है और हमें अवरोध के चारों ओर देखने के लिए अनजाने में अपनी सीटों पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या आप गॉडजिला का आनंद लेंगे? इसे डायनासोर वाले ट्रांसफॉर्मर और एलियन का एक छोटा सा हिस्सा के रूप में ही बेहतर समझें, और यदि यह आपको पकड़ लेता है तो एक पंच लें। इससे भी अच्छा, बच्चों को ले जाओ और अगली कड़ी के लिए तैयार रहें। 10 क्विज की अधिक समीक्षाओं के लिए कृपया हमारे ब्लॉग की सदस्यता लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। गॉडजिला मैथ्यू ब्रोडरिक अभिनीत 1998 की गॉडजिला फिल्म का रीमेक है, जो 1956 की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का रीमेक है, जो स्वयं इशिरो होंडा द्वारा निर्देशित 1954 की क्लासिक गॉडजिला का रीमेक है। एडवर्ड्स 2010 की कम बजट की फिल्म मॉन्स्टर्स के बाद निर्देशक के रूप में अपनी दूसरी पारी में
हमें एक बड़े बजट की भी फिल्म देते हैं जो प्रभावों से भरपूर है, जो रोमांचित और मनोरंजन करती है, भले ही यह उस तरीके से उत्साहित, आतंकित और विस्मयकारी न हो जैसा हम चाहते हैं। इसका एक हिस्सा स्वयं एडवर्ड के पास आता है। मॉन्स्टर्स इतना अच्छा, अप्रत्याशित आनंद था और उसने अपने लिए मानक इतने ऊंचे स्थापित कर लिए थे कि यह असंभव था कि वह अन्य लोगों के इतने सारे पैसे और दबाव और हस्तक्षेप के साथ इसे पार कर सकता था जो संभवतः लाता है। गॉडजिला के प्रशंसकों को चीखने चिल्लाने के लिए बहुत कुछ मिलने की संभावना है, लेकिन कहर बरपाने के बीच सामान्य दर्शक और खुश दर्शक के लिए यहाँ परमाणु बम विस्फोट करने वाले प्रागैतिहासिक राक्षसों के साथ आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है। गॉडजिला और उसके शिकार के उद्भव के लिए थोड़ा और बैकस्टोरी और कारण दिया गया है, और मानवहित की कहानी को वैज्ञानिक सह शर्मिंदा षड्यंत्र सिद्धांतकार जो ब्रॉडी, ब्रायन क्रैंस्टन और उनके अलग हुए लोगों के बीच संबंधों के साथ उचित रूप से पेश किया गया है। निंदक, सैनिक पुत्र, फोर्ड आरोन टेलर जॉनसन। हालांकि टेलर जॉनसन ने नोवेयर बॉय के बाद से एक लंबा सफर तय किया है और एक उचित केंद्र बिंदु बनाया है, गॉडजिला यहाँ स्क्रीन पर सबसे बड़े स्टार क्रैंस्टन के नाम पर टिकी हुई है, जो का तुलनात्मक रूप से बहुत कम बनना आश्चर्य और सबसे बड़ी निराशा की बात है। वह जिस करिश्मा का प्रदर्शन करने की धमकी देता है वह स्क्रीन समय की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है, और टेलर जॉनसन की फोर्ड के पास न तो वास्तव में यादगार होने के लिए प्रभाव है और न ही इस अवसर पर वास्तव में चमकने के लिए परिस्थितियां हैं। गॉडजिला में कुछ ऐसे अभिनेता शामिल हैं जो अधिक योग्य हैं, लेकिन एडवर्ड्स उन्हें बर्बाद कर देता है, या यूं कहें कि उन पर समय बर्बाद नहीं करता है जब वह शहरों को टुकड़े टुकड़े करने वाले राक्षसों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये फिल्म उस $10-15 के लायक नहीं है जो थिएटर चार्ज करता है। मेरी राय में ये केवल $5 के डिस्काउंट टिकट के लायक है। अभिनय वास्तव में खराब था, एकमात्र सुखद क्षण अंत में 5 मिनट की लड़ाई थी जब गॉडजिला ने बॉस की तरह मोथरा को बर्बाद कर दिया था। क्या आपको 1998 में रोलैंड एमेरिच की बहुप्रतीक्षित गॉडजिला का प्रचार और तैयारी याद है? क्या आपको उसके बाद की निराशा याद है? क्या आपने प्रचार को पकड़ लिया और गैरेथ एडवर्ड्स की दिग्गज भूमिका के लिए तैयार हो गए? क्या ये पैटर्न का पालन करता है? संक्षिप्त संस्करण हाँ है और नहीं। गॉडजिला प्रचार के अनुरूप नहीं है, यह अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है, और हाँ, ये थोड़ा निराशाजनक है। लेकिन जहाँ तक इसके निराशाजनक होने का सवाल है, नहीं, इतना नहीं। इस गॉडजिला, गैरेथ के गॉडजिला में आश्चर्यजनक मात्रा में रहस्य डालने से आप अपनी सीट के किनारे पर खड़े हो जाएंगे और आगे क्या होने वाला है इसकी प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक लेंगे, कुछ ऐसा जो किसी गॉडजिला फिल्म ने 1984 के बाद से नहीं किया है। कई समीक्षाओं के विपरीत जो मैंने पढ़ा है, मुझे इस फिल्म की गति बिल्कुल ठीक लगी। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी सांस लेने और अपनी बुद्धि को इकट्ठा करने के लिए कुछ और अवसरों को प्राथमिकता देता। गैरेथ एडवर्ड्स ने स्पष्ट रूप से गॉडजिला को बॉक्स ऑफिस पर अपनी उपस्थिति जारी रखने का सबसे मजबूत अवसर दिया है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें अब तक मिला है, जैसा कि यह है एक बेहतर स्टैंडअलोन महाकाव्य का पुनर्जन्म, लेकिन जबरदस्त नहीं। अनुपात में ये गॉडजिला टोमोयुकी तनाका और इशिरो होंडा के मूल 1954 गोजिरा में टोक्यो के विकीर्ण और तबाह दृश्यों की याद दिलाता है, जो अधिकांश ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के विपरीत मानव टोल को गहरी श्रद्धा और उदासी के साथ दर्शाता है। हालिया स्मृति में, विशेष रूप से मैन ऑफ स्टील और स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस, गैरेथ एडवर्ड्स और मैक्स बोरेनस्टीन अब टोमोयुकी तनाका, इशिरो होंडा, अकीरा इफुकुबे और ईजी तसुबुराया जैसे लोगों के साथ गॉडजिला के मास्टर के रूप में शामिल हो सकते हैं। क्या मैंने गॉडजिला का आनंद लिया? थोड़ा। इससे भी अधिक मैंने अमेजिंग स्पाइडर-मैन 2 में काम किया था, लेकिन फिर भी वह शुरुआत के लिए एक खराब फिल्म थी। मुझे एरोन टेलर जॉनसन का चरित्र हास्यास्पद रूप से निरर्थक और अनावश्यक लगता है। संभवतः एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने उसे वहां रखा क्योंकि हॉलीवुड को मुख्य भूमिका के लिए एक आकर्षक कोकेशियान चरित्र की आवश्यकता थी। उनका चरित्र बिल्कुल हास्यास्पद है, जिसका कोई लक्ष्य या प्रेरणा नहीं है। उन्होंने बम को निष्क्रिय नहीं किया, इसलिए उनका ईओडी होना प्रासंगिक नहीं था। कुल मिलाकर फिल्म को विशेषज्ञ रूप से तैयार किए गए ट्रेलरों और विज्ञापनों के साथ अत्यधिक प्रचारित किया गया था, जिससे मेरे जैसे दर्शकों को यह विश्वास हो गया कि गॉडजिला की यह पुनरावृत्ति इस फ्रेंचाइजी को अगले स्तर पर ले जाने वाली है। नाम की ही तरह, गॉडजिला एक भगवान जैसा प्राणी है जो मानव जाति के नियमों से नहीं चलता है। इसके विपरीत, मानव जाति को ये सीखना चाहिए कि गॉडजिला एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और हमें उसके विनाश और अराजकता के दायरे में रहने के लिए अनुकूलित करना होगा, मूलतः पृथ्वी पर नरक। गॉडजिला कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसे नायक या खलनायक के रूप में लेबल किया जाना चाहिए, जब तक कि यह प्रारंभिक उद्देश्य न हो। एलियन और जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों से संकेत लेने पर इस फिल्म को लंबे समय में बहुत फायदा होगा और यह न केवल एक फ्रेंचाइजी बल्कि आने वाले कई समर के लिए एक वास्तविक दावेदार भी बन जाएगी। गॉडजिला को गैरेथ एडवर्ड्स में एक सच्चा प्रशंसक मिल गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल गॉडजिला के लिए एक नए भविष्य की कल्पना करने के लिए बल्कि पिछले गॉडजिला के 60 साल के लंबे इतिहास की रक्षा करने के लिए निकला था, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे समय के लिए गॉडजिला देने में सक्षम है।
गैरेथ एडवर्ड की गॉडजिला देखने के बाद मेरी राय है कि वह उस राक्षस के लिए उस दृष्टिकोण में महारत हासिल करने में सफल हो गए हैं जो टोमोयुकी तनाका ने 60 साल पहले मन में रखा था। भले ही मूल गॉडजिला हमेशा वैसा ही रहेगा, मूल गैरेथ एडवर्ड का गॉडजिला मेरे लिए गॉडजिला के दृष्टिकोण का पहला सच्चा और पूर्ण प्रतिनिधित्व है। गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशन में सबसे उत्कृष्ट तरीके से निष्पादित और मैक्स बोरेनस्टीन द्वारा इसकी समग्र कहानी। गैरेथ एडवर्ड्स ने जो तस्वीर पेश की है उसमें उन्होंने माइकल बे, रोलैंड एमेरिच, जैक स्नाइडर और अन्य ब्लॉकबस्टर निर्देशकों जैसे निर्देशकों को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन वापस वर्तमान विषय पर आते हैं। उपर्युक्त दो के अलावा पात्र सुस्त हैं और उनमें ऐसे किसी भी उद्धारक गुण का अभाव है जिसे दर्शक पकड़ सके, जिसके कारण हमें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिल्म एक सुर स्थापित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिल्म बस इतना ही करती है। प्रस्तुत स्थितियों में कोई परतें या जटिलताएं नहीं हैं जो सरल और उबाऊ पात्रों के साथ साथ चलती हैं। इस फिल्म के बारे में मेरी तीसरी शिकायत यह है कि यह खुद को पहचानने के लिए संघर्ष करती है। क्या यह एक आपदा फिल्म है, एक हीरो वाली फिल्म, एक राक्षस फिल्म, एक थ्रिलर, एक भयावहता, विज्ञान संबंधी उपन्यास? ठीक है, यदि आप इसका पता नहीं लगा पाते हैं तो यह इन सभी विभिन्न शैलियों और अन्य को मिश्रित करने का प्रयास करता है। लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि सैन्य एक्शन फिल्मों में जो है उससे कहीं अधिक बनने का प्रयास किया जाता है। यदि फिल्म निर्माता 100% मॉन्स्टर एक्शन शैली का रास्ता अपनाते तो फिल्म अपना संदेश और अवधारणा देने में सफल होती। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म कई स्क्रिप्ट संशोधनों और बहुत सारे लोगों के काम करने के कारण अटक गई है। और कमरे में हाथी के संबंध में फिल्म को गॉडजिला के रूप में विज्ञापित किया गया है, जबकि इसे वास्तव में द पीपल बनाम गॉडजिला के रूप में विज्ञापित किया जाना चाहिए था। 122 मिनट की इस फिल्म में गॉडजिला को केवल 20 मिनट में दिखाया गया है, जबकि क्रैंस्टन के प्रदर्शन को छोड़कर मानवीय पात्रों को 60 मिनट तक दिखाया गया है। हड्डी सिर वाले सैन्य वरिष्ठों और वैज्ञानिकों की बात न सुनने वाले सैनिकों, एक उबाऊ और जूते के सींग वाले प्रेमी और ब्ला 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 के बीच लंबे संवाद के दौरान खुद को जागृत रखने की कोशिश करें। मैंने इस फिल्म की रिलीज से पहले कई महीनों तक इसका अनुसरण किया और मेरी उम्मीदें आसमान पर थीं। मैं जो उम्मीद कर रहा था वह मूल गॉडजिला फिल्म पर एक नया रूप था, एक गंभीर, गहरी और कहीं अधिक जटिल फिल्म। इसके बदले मुझे जो मिला वह एक कुकी कटर सैन्य एक्शन फिल्म थी जो भयानक रूप से एक छद्म सुपर हीरो फिल्म में तब्दील हो गई थी। दुर्भाग्य से फिल्म के अंत ने मेरे लिए इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिल्म स्पष्ट रूप से दर्शकों से यह चुनने के लिए कहती है कि गॉडजिला नायक है या नहीं, जबकि वास्तव में गॉडजिला न तो नायक है और न ही खलनायक। गॉडजिला जो दर्शाता है वह सरासर अराजकता और विनाश है। गॉडजिला प्रकृति की एक शक्ति है और इसी तरह चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। परमाणु बम के विपरीत गॉडजिला को मनुष्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और जानवर अपनी शर्तों पर काम करता है। इस प्रकार फिल्म की मुख्य समस्या यही है। फिल्म इस विचार के बीच झूलती रहती है कि गॉडजिला किसी तरह हमारा रक्षक है, लेकिन फिल्म के पहले 90 मिनट में दर्शकों को यह विश्वास हो जाता है कि गॉडजिला को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन यह समस्या मुख्य रूप से खराब तरीके से रची गई सैन्य साजिश से उत्पन्न होती है, जो मुझे मेरी दूसरी सबसे बड़ी खामी की ओर ले जाता है, जो मानवीय चरित्र हैं। फिल्म के एकमात्र प्रेरक पात्र जो ब्रॉडी हैं, जिनका किरदार ब्रायन क्रैंस्टन ने निभाया है, इशिरो सेरिज़ावा, केन वतनबे द्वारा चित्रित। दुर्भाग्य से स्क्रीन पर उनके समय की बहुत कमी है और चरित्र विकास की कोई भी संभावित समानता तब गायब हो जाती है जब हमें फोर्ड ब्रॉडी के शुष्क सैन्य चित्रण से परिचित कराया जाता है जिसे आरोन टेलर जॉनसन ने निभाया है। फिल्म को सैन्य एक्शन मार्ग पर जाने के बजाय अधिक जासूसी, रहस्य, रोमांचक मार्ग अपनाने से लाभ होता, जिसका ट्रेलरों ने इतना गलत प्रचार किया। राक्षसों के बारे में कहानी भी वास्तव में अच्छी है, लेकिन आपको प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। दृश्य एक्शन अनुक्रम फिर से सबसे विशाल रोबोट राक्षस लड़ाई के दृश्य जो मैंने कभी देखे हैं। मुझे लगा कि पैसिफिक रिम में ये बेहतर दृश्य थे क्योंकि रोबोट काफी धीमे थे और यह गॉडजिला में उड़ते हुए मोथरास को हराते हुए देखने जितना रोमांचक नहीं था। गॉडजिला एक ऐसा प्रतिष्ठित चरित्र है जिसमें आप उसके साथ लड़ाई के दृश्यों से नफरत कर सकते हैं। मैं लड़ाई के दृश्यों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन काश मैं ऐसा कर पाता क्योंकि वे बहुत अद्भुत हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप थिएटर से बाहर निकलते हुए कहेंगे, ये बहुत बढ़िया था। मुख्य रूप से एक्शन दृश्यों ने ही इस फिल्म को इतना अच्छा बनाया। नहीं, ये पैसिफिक रिम की तरह नहीं है। यह एक अद्भुत गूंगा रोबोट से लड़ने वाली फिल्म थी। यह एक भावनात्मक अद्भुत राक्षस से लड़ने वाली फिल्म है। राक्षसों ने वास्तव में कुछ भावनाएं व्यक्त की जो बिल्कुल बढ़िया थीं। हाँ, राक्षसों ने फिल्म में कुछ दिल लगाया, जिसने वास्तव में पैसिफिक रिम से लड़ने वाले एक विशाल राक्षस रोबोट से कहीं अधिक इसे बनाने में मदद की। यहाँ तक कि इंसानों के साथ भी फिल्म में बहुत दिल लगा था। पक्ष और विपक्ष पक्ष, अद्भुत एक्शन सीक्वेंस, महान कथानक और सस्पेंस विकसित करने वाली कहानी, महान पात्र, शानदार सीजीआई एनिमेशन। विपक्ष ब्रायन क्रैंस्टन फिल्म में हैं,
शुरुआत थोड़ी लंबी है। कुल मिलाकर गॉडजिला किसी फिल्म के रीमेक में सबसे बड़ी संतुष्टिदायक फिल्मों में से एक थी जिसे मैंने कभी देखा है, क्योंकि फिल्म रीमेक कभी भी उतने अच्छे नहीं होते। मैं संतुष्ट हूँ, और यदि आप एक अच्छी एक्शन से भरपूर ग्रीष्मकालीन फिल्म की तलाश में हैं तो गॉडजिला आपका नंबर 1 विकल्प है। वाह, इसलिए मुझे कहना होगा कि यह अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ गॉडजिला फिल्म है। पहला पात्र जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वह निश्चित रूप से गॉडजिला है। उन्होंने गॉडजिला को बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा मैं चाहता था कि वह वैसा दिखे। वह क्लासिक गॉडजिला के बिल्कुल सटीक दिखता है, जो कि 1998 के विपरीत है जहां वह एक भयानक सीजीआई डायनासोर की तरह दिखता था। उन्होंने इस फिल्म में गॉडजिला को इतनी अच्छी तरह चित्रित किया है, ये लगभग वैसा ही है जैसे आप वास्तव में उसे अपने शहर में रुकते हुए देख सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उन्होंने गॉडजिला कैसे बनाया। मोथरा वास्तव में इस फिल्म में थे। मोथरा वास्तव में एक पुराना क्लासिक चरित्र है और यह वास्तव में अच्छा था कि उन्होंने उसे इसमें कैसे रखा। हाँ, ये वह है क्योंकि फिल्म के समय प्राणी गर्भवती थी। उस किरदार को भी बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया था। किसी कारण से मुझे पैसिफिक रिम एलियंस की याद आ गई। ब्रायन क्रैंस्टन ने दर्शकों में उनके प्रति भावनाएं जगाने में बहुत अच्छा काम किया। वह अपने किरदार में पूरी तरह से डूबे हुए दिखे। समस्या ये थी कि वह पूरी फिल्म में नहीं थे, इसके बजाय एरोन टेलर जॉनसन पूरी फिल्म में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रायन जितना दर्शकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन उसने फिल्म में रहकर बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उसे ऐसा करना ही था। इसके अलावा केन वतनबे, जो वैज्ञानिक थे, मुख्य पात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए अच्छा काम किया क्योंकि ऐसा लगता था कि वह गॉडजिला में बहुत रुचि रखते थे और उसके बारे में जानते थे। शुरुआत में कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन समय के साथ यह आपके अंदर गॉडजिला को शहर की इमारतों और विशाल राक्षसों के बीच जीवित लोगों को हराते देखने के लिए उत्साह और उत्सुकता बढ़ा देती है, और यह उत्सुकता आपको गॉडजिला से बहुत प्यार करने के लिए प्रेरित करती है जब वह अंततः स्क्रीन पर दिखाई देता है। फिर समय के साथ कहानी काफ़ी अच्छी हो जाती है और दृश्य आपको उत्साहित और उत्तेजित कर देते हैं, और यह काफ़ी अच्छा कथानक है। यदि आपने फिल्म द विलेज का आनंद लिया है तो आपको गॉडजिला का ये संस्करण भी पसंद आएगा। यदि आप वास्तव में गॉडजिला फिल्मों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो यह वह फिल्म है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको उसे देखने के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपको लगे कि आप उसे देखने जा रहे हैं तो निर्देशक कुछ कम दिलचस्प चीज़ शुरू कर देता है। यदि आप प्लान 9 फ्रॉम आउटर स्पेस की प्रसिद्धि के निर्देशक एड वुड को समान दल और बजट दे सकते हैं तो मुझे यकीन है कि वह शायद इस सहनशक्ति परीक्षण की तुलना में कुछ अधिक मनोरंजक बना सकते थे, जिसकी कीमत एक मूवी टिकट की कीमत है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने इस फिल्म को इतना खराब कैसे किया, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने दर्शकों से ऐसी चीज़ें देने का वादा किया जो उन्होंने पूरी नहीं की, जैसे कि एक विशाल रेडियोधर्मी छिपकली राक्षस। इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में कुछ भी बात करूं, मुझे बस इतना कहना है कि गॉडजिला किसी शहरी फिल्म में लड़ने वाला सबसे अच्छा विशालकाय राक्षस रोबोट है जो मैंने कभी देखा है। हाँ, ये पैसिफिक रिम से बेहतर था। गॉडजिला निश्चित रूप से इस वर्ष अवश्य देखी जाने वाली फिल्म थी। अगर आप सोचते हैं कि यह गॉडजिला 1998 जैसी होगी तो आप गलत हैं, वह फिल्म खराब थी। ये फिल्म बहुत अद्भुत है। अपनी अन्य समीक्षाओं की तरह मैं इसे विभाजित करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे विभाजित कर रहा हूं। 1998 और मूल से तुलना, गॉडजिला 1954 अब तक की सबसे प्रसिद्ध क्लासिक फिल्मों में से एक है, और यह एक अच्छी फिल्म है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे 50 के दशक में देखा था। गॉडजिला 1998 खराब थी और इसने मूल रूप से हर जुरासिक पार्क दृश्य को तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने गॉडजिला को एक पतले, छोटे डायनासोर जैसा बनाया। ये गॉडजिला निस्संदेह उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है, और यदि आपको पसंद है लेकिन क्लासिक वाले हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप गॉडजिला के 1954 में उतनी नींद नहीं ले पाए जितनी सो गए थे। एक उदाहरण यह है कि जब गॉडजिला, मामूली स्पॉइलर, आग सांस लेता है तो यह इतना शून्य था कि मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। निश्चित रूप से यह राक्षस के बारे में एक प्रतिष्ठित विशेषता है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें या बिल्कुल भी उपयोग न करें, ये दर्शकों को एक आंख झपकाने जैसा लगा जो अंततः केवल कष्टप्रद बनकर रह गया। साथ ही मैं कभी भी राक्षसों की गतिशीलता को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इसमें मौजूद तर्क का एक हिस्सा खत्म होने वाला था। गॉडजिला का चरित्र वास्तव में ज़्यादा मायने नहीं रखता था। भले ही इंसानों ने उसे 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने उन्हें छोड़ दिया, फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं खुद को गॉडजिला का प्रशंसक घोषित नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कुछ है या नहीं, लेकिन इसे आसानी से संबोधित किया जा सकता था। आमतौर पर फिल्म के साथ मेरी जो समस्याएं होती हैं वे छोटी मोटी होती हैं, लेकिन जब ये तनाव की हद तक दोहराव वाली हो जाती है तो आप मुझे खो देते हैं। फिर भी निर्देशन मजबूत था और फिल्म बहुत मज़ेदार थी। इसलिए मैंने इसके लिए ट्रेलर देखा और बहुत सारे विनाश दृश्य देखे,
जिनमें से कई फिल्म में नहीं हैं, गॉडजिला के कुछ दृश्य जिनमें से कई फिल्म में नहीं हैं, और शो का लड़का, ब्रेकिंग बैड, और मुझे लगता है कि उनके लगभग सभी दृश्य ट्रेलर में हैं। वह बमुश्किल फिल्म में है। वहाँ एक और अभिनेता है जो मुख्य भूमिका निभाता है। जब जिस व्यक्ति को आप मुख्य अभिनेता समझते थे वह अचानक फिल्म में काम करना बंद कर देता है। फिल्म में कुछ राक्षस हैं लेकिन वे वैसे नहीं हैं जिनकी आप अपेक्षा करते हैं, खासकर जब आपने गॉडजिला नामक फिल्म देखने के लिए भुगतान किया हो। यहाँ तक कि जब मुख्य आकर्षण आखिरकार दिखाई देता है तो वह ज़्यादातर खिड़कियों और टीवी मॉनिटर पर प्रतिबिंब तक ही सीमित रहता है। अपनी भूमिकाओं को पूरी तरह से विश्वसनीय बनाने के लिए सभी अभिनेताओं को भी श्रेय दिया जाता है। ब्रायन क्रैंस्टन निश्चित रूप से यहाँ मुख्य आकर्षण है। तथ्य यह है कि वह इसमें पर्याप्त नहीं है, वास्तव में बहुत सारी भावनाओं को प्रभावित किया है। कुल मिलाकर यहाँ किसी के लिए मौज मस्ती न करने या रोमांचित न होने का कोई रास्ता नहीं है। अद्भुत एक्शन दृश्यों में पैसा शानदार ढंग से खर्च किया जाता है। गॉडजिला और अन्य राक्षसों को वहां जोड़ें और आप केवल इससे उत्साहित होंगे। एलेक्जेंडर डेस्प्लेट और उनकी प्रतिभा को तुरंत धन्यवाद। इसके साथ वह खुद को एक बहुत ही बहुमुखी संगीतकार के रूप में प्रदर्शित करते हैं और एक दिलचस्प स्कोर के साथ भुगतान करते हैं। जहां ये फिल्म असफल होती है वह है नाटक और कहानी की निरंतरता। पहले बिंदु पर दिलचस्प चरित्र क्षणों की छोटी छोटी झलकियां हैं, लेकिन व्यापक दायरे में इसमें शामिल लोगों से मुझे जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यह शायद कुछ बर्बादी के कारण है। पहले एक्ट में पात्रों को बहुत ही घिसे पिटे तरीके से पेश करने में समय बर्बाद हुआ। समय इसलिए भी बर्बाद हुआ क्योंकि फिल्म 10-15 मिनट बहुत लंबी है, और संयोगों और स्थितियों की लगातार पुनरावृत्ति जिसे किसी बिंदु पर मैंने छोड़ दिया था। दोहराव के बारे में बात करना फिल्म के साथ एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन जितना अधिक मैंने इसे देखा मेरी घबराहट बढ़ गई। वह ये थी कि एक्शन दृश्य हमेशा अपने परिचय में एक जैसे लगते हैं, वे सभी एक ही शैली में खोले गए हैं, और दूसरी बात यह है कि यह एक प्रकार की घिसी पिटी शैली है। इसे 2 घंटे तक इस्तेमाल किया गया और इसने मुझे वास्तव में परेशान किया। एक्शन दृश्य स्वयं अद्भुत हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें पेश किया गया है उससे मुझे समस्या हुई। फिल्म की सबसे बड़ी गलती यह है कि कहानी सहज रूप से प्रवाहित नहीं हो पाए। कई बार मैंने खुद से पूछा, लेकिन उसके बारे में क्या? ओह हाँ, और वह पूरे समय कहाँ था? और मैं गया, वास्तव में बहुत बार। हालांकि अधिकांश पात्र बहुत दिलचस्प नहीं हैं और लोगों को फिल्म की गति से समस्या हो सकती है, मैं फिर भी कहूँगा कि यह एक मनोरंजक फिल्म है। और गॉडजिला का सार क्या है ये समझने के लिए निर्देशक और लेखकों के प्रयासों की सराहना करता हूँ। फिल्म के बारे में कुछ भी कहने से पहले मुझे उन उम्मीदों के बारे में बात करनी होगी जो मुझे लेकर थी। हमेशा की तरह मैं ट्रेलर नहीं देखता, लेकिन मैंने उनके बारे में जो सुना वह शानदार से कम नहीं था। साथ ही इस फिल्म को लेकर चर्चा अविश्वसनीय और चरम पर थी। इसमें कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह एक प्रतिभाशाली दल था, और लेजेंडरी पिक्चर्स उस समय के बेहतर स्टूडियो में से एक था। आप ये सब सारांशित करें और आप समझ सकते हैं कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित था, फिर भी मेरी उम्मीदों के अनुरूप परिणाम सिर्फ में था। मुझे गलत मत समझिए, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मैं इससे एक तरह की निराशा होने से इनकार नहीं कर सकता। सकारात्मकता के बारे में बात करते हुए ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी ओर इशारा किया जा सकता है। सही दिमाग वाला कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि यह फिल्म खराब लग रही है। यहाँ सब कुछ देखने में आश्चर्यजनक है, यहाँ तक कि छोटे पैमाने के दृश्य भी देखने में अद्भुत हैं, और गॉडजिला और उसके साथी राक्षस बहुत वास्तविक, विस्तृत और निश्चित रूप से सुंदर लग रहे थे। सीमस मैकगर्वे वास्तव में एक विशेष छायाकार हैं। यहाँ सीजीआई विभाग ने वास्तव में लुभावनी काम किया, भले ही कुछ ऐसे शॉट थे जिन्होंने मुझे वह सीजी था कहने पर मजबूर कर दिया। किसी फिल्म के लिए गुणवत्ता वाले विशेष प्रभाव होना दुर्लभ है जो आप यहाँ पाते हैं। फिल्म बहुत व्यवस्थित और ज़मीन से जुड़ी हुई लगती है, इसलिए दृश्य की दृष्टि से इसमें काफ़ी निरंतरता है। मुझे गलत मत समझिए, यह कोई बुरी फिल्म नहीं है, लेकिन इसका सामना करें। हम पिछले कुछ वर्षों में मॉन्स्टर फ्लिक से अभिभूत हैं। उदाहरण के लिए पैसिफिक रिम 2013, जो मॉन्स्टर्स के बीच एक्शन से भरपूर हैं, और गॉडजिला यही है वास्तव में इसके बारे में सब कुछ। गॉडजिला आखिरकार दुनिया को बचाता है। इसकी शुरुआत ब्रायन क्रैंस्टन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ काफ़ी अच्छी हुई, जिन्हें हम सभी ब्रेकिंग बैड के नाम से जानते हैं, और मैं स्क्रीन पर बंधा हुआ था। लेकिन एक बार जब हम 15 साल आगे बढ़ जाते हैं तो यह एक औसत दर्जे की फिल्म बनकर रह जाती है। मैं इसे देखने वाला अकेला नहीं था, और मैं यहाँ केवल यही सोच सकता था कि गॉडजिला कहाँ है। यदि आप विशाल राक्षसों के बारे में फिल्में पसंद करते हैं तो यह अभी भी लेने लायक है, और स्वाभाविक रूप से गॉडजिला प्रेमियों के पास यह उनके संग्रह में होगा, लेकिन दिन के अंत में यह आपके दिमाग में नहीं रहेगा। गोर 0/5, नग्नता 0/5, प्रभाव 5/5, कहानी 3/5, कॉमेडी 0/5। गॉडजिला मेरे लिए एक परिचित आईपी है। कई अन्य लोगों की तरह मैं व्यावहारिक रूप से सभी तोहो गॉडजिला फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं, और विशाल के तमाशे से मंत्रमुग्ध हो गया था। राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। सौभाग्य से यह नया अमेरिकी गॉडजिला प्रोडक्शन मूल की भावना को बरकरार रखता है, जो कि 1998 की अमेरिकी फिल्म के बाद एक स्वागत योग्य स्वाद है जिसने इतने सारे प्रशंसकों को तिरस्कार के साथ छोड़ दिया।
इस नई फिल्म में ब्रायन क्रैंस्टन के साथ एक ठोस कलाकार है जो फिल्म का अधिकांश भावनात्मक भार वहन करता है। गॉडजिला का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और टोहो के समान ही है, लेकिन गॉडजिला को संरचनात्मक रूप से एक विशाल प्राणी की तरह बनाने के लिए अद्यतन किया गया है जो स्वयं का समर्थन कर सकता है। राक्षसों की लड़ाई के दृश्यों ने मेरे अंदर के बच्चे को बाहर ला दिया और राक्षस के आकार को दिखाने का अच्छा काम किया। हालांकि इन दृश्यों को अक्सर छोटा कर दिया जाता है या पृष्ठभूमि में एक छोटे टेलीविजन के माध्यम से देखा जाता है। गैरेथ एडवर्ड्स ने कई साक्षात्कारों में उल्लेख किया था कि फिल्म का अधिकांश निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग की जॉस 1975 से प्रभावित था, जिसमें गॉडजिला को उसकी वास्तविक उपस्थिति से पहले बनाया गया था और अंतिम प्रदर्शन से पहले केवल प्राणी की झलक दिखाई गई थी। मुझे लगा कि जिस तरह से इसे संभाला गया उससे समग्र अनुभव में बाधा उत्पन्न हुई। स्क्रीन का अधिकांश समय राक्षसों जैसे मनुष्यों पर अधिक केंद्रित था, लेकिन राक्षसों के विपरीत पात्रों का अनुसरण करना उतना दिलचस्प नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे फिल्म ने जानबूझकर हमें गॉडजिला के प्रदर्शित होने के समय की अधिक सराहना करने के लिए प्रेरित किया था, ताकि हमें यह आभास दिया जा सके कि यह जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक रोमांचक थी। जॉस ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इसके पीछे एक तीव्रता थी। यह नहीं पता था कि यह कहाँ था या अगला हमला कब होगा। यह अवश्य देखने योग्य नहीं है, लेकिन यदि आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो ये देखने लायक है। बस ट्रेलरों और इस बोर्ड के कुछ लोगों द्वारा सुझाई गई किसी गहरी चीज़ की अपेक्षा न करें। जो है सो है। वर्ष 2014 की 29 प्रचारित फिल्मों में से एक, इसलिए उम्मीदें बहुत अधिक थीं। इसे 3D में देखने के बाद मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मुझे 3D पसंद आया। भले ही ये द हॉबिट फ्रेंचाइजी की तरह उतना शानदार नहीं था, लेकिन ये कभी कभी अच्छा काम करता है। कहानी के एक हिस्से में तो ये ठीक था, लेकिन क्या ये सब गॉडजिला के बारे में नहीं होना चाहिए? अधिकतर आप इन राक्षसी फिल्मों को अभिनय के लिए नहीं देखते हैं, बल्कि आप इसे स्वयं राक्षसों के लिए देखते हैं, और यही समस्या है। मुख्य अभिनेता गॉडजिला स्वयं इस फिल्म में देखने लायक नहीं है, जो थोड़ा दुखद है क्योंकि 1 घंटे के बाद मैं भूखा रह गया था और एकमात्र प्रश्न था, वह कब आएगा। एक बार जब गॉडजिला वहां पहुंच जाता है तो कार्रवाई वास्तव में शुरू हो जाती है और उपयोग किए गए CGI और प्रभाव वास्तव में ठीक होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक प्रशंसक होने के नाते जो 1960 के दशक में उन सभी महान और घटिया गॉडजिला फिल्मों को देखने के लिए मूवी थिएटर में जाता था, यह नई गॉडजिला फिल्म है जिसका मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं है कि 1998 सोनीजिला इतना निराशाजनक था, लेकिन ये फिल्म, मुझे पता है कि लंबे समय से मेरे जैसे प्रशंसक इसे बार बार देखेंगे। मैं इसे फिर से देखने के लिए अगले सप्ताह फिल्मों में वापस जाऊंगा। ब्लू-रे के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ईमानदारी से कहूं तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस फिल्म से नफरत करने वाले सभी लोग क्या सोच रहे हैं। यह एक मॉन्स्टर फिल्म है, सादा और सरल। 2 घंटे तक मेरा मनोरंजन हुआ। मैं आज 2 अच्छे दोस्तों और उनके बेटों के साथ आईमैक्स गया और हम सभी को फिल्म पसंद आई। यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से आश्चर्यचकित था। लेकिन गैरेथ एडवर्ड्स यही चाहता था। असहमत क्यों? इस फिल्म ने मुझे पूरी फिल्म के दौरान अपनी सीट से बांधे रखा। जब गॉडजिला आता है तो मेरे पास बस एक शब्द होता है, बहुत बढ़िया। ये गॉडजिला है जिसका हम सभी प्रशंसक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और MUTO भी वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मुझे फिल्मों में जाने और हर समय पागल होकर बाहर आने से दुख होता होगा। जाकर यह फिल्म देखें। गॉडजिला का कोई भी सच्चा प्रशंसक इस फिल्म और इसे बनाने में किए गए प्रयासों का आनंद उठाएगा। मैं इसे दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। राक्षसों के राजा गॉडजिला लंबे समय तक जीवित रहें। गैरेथ एडवर्ड्स मॉन्स्टर्स द्वारा निर्देशित गॉडजिला 2014 हॉलीवुड रीबूट के निर्देशन के लिए एक बहुत ही उपयुक्त विकल्प की तरह लग रही थी। मैंने मॉन्स्टर्स देखी और मुझे लगा कि प्राणियों को पृष्ठभूमि पात्रों के रूप में स्थापित करना एक तरह की चतुराई थी, जिसने उन्हें लगभग 60 वर्षों तक प्रकृति में और अधिक रहस्यमय बना दिया। सबसे पहले आइए स्पष्ट प्रशंसा प्राप्त करें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सभी प्रसिद्ध निर्मित गॉडजिला फिल्में देखी हैं। इसमें अब तक का सबसे अच्छा अभिनय है। शो के पहले भाग में ब्रायन क्रैंस्टन बिल्कुल सब कुछ पेश करते हैं। उनका प्रतिष्ठित पूछताछ दृश्य मेरी राय में अभिनय का सबसे अच्छा नमूना है जो हमने प्रसिद्ध मॉन्स्टर्स में देखा है। जाहिर तौर पर इसमें कोई भी जापानी फिल्म शामिल नहीं है। एरोन टेलर जॉनसन अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वह थोड़े अप्रतिक्रियाशील हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि यह फिल्म का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। बेहतर निर्देशन के साथ वह अधिक ईमानदार दिखने में सक्षम हो सकते थे। सिवाय इसके कि कथानक ठोस है, इसमें से कुछ भी उतना हास्यास्पद नहीं लगता यदि आप स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में राक्षस मौजूद हैं और राष्ट्र इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि सिनेमेटोग्राफी सीमस मैकगार्वे का एक मास्टर क्लास है, जो मेरी राय में पूरे मॉन्स्टर्स में कुछ बेहतरीन शॉट्स को छोड़ देता है। प्रतिष्ठित ड्रॉप दृश्य आसानी से सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक है जिसे आपने कभी देखा होगा। गॉडजिला को बहुत ही रहस्यमय और लगभग भगवान की तरह प्रस्तुत किया जाता है,
जिसे अधिकांश फिल्मों में प्रकाश की चमक, धुआं, पानी और अन्य तत्वों के माध्यम से देखा जाता है। बहुत से लोग इसे एक नकारात्मक, पर्याप्त गॉडजिला के रूप में नहीं देखते हैं, वे चिल्लाते हैं, लेकिन कौन सी अन्य प्रसिद्ध फिल्म वास्तव में इस हद तक राक्षसों के लिए क्षणों को गिनने में सक्षम है? इसकी तुलना किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से करें, जिसमें राक्षसों के लिए बहुत अधिक स्क्रीन टाइम है, प्रस्तुति में कहीं भी अच्छा नहीं है और आपको इन विशाल काल्पनिक प्राणियों के प्रभाव और वजन का एहसास कराने में पूरी तरह से विफल रहता है। अंत में, गॉडजिला 2014 को अविश्वसनीय रूप से कम सराहा गया है और आपको नकारात्मक समीक्षाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये देखने लायक है। भगवान का वास्तव में एक अर्थ है और एक भयानक अर्थ में यह एल्विस प्रेस्ली के साधारण गीत द डेविल इन डिस्गाइज में गूंजता है। इस फिल्म में दो राक्षस, दोनों प्रकृति की प्राकृतिक शक्तियां, अंततः युद्ध में हैं। इस परिसर की दिशा मुख्य रूप से एक भयानक अंधेरे में फिल्माई गई है और इसका प्रभाव आध्यात्मिक भयावहता में से एक है। एक संभावित स्पॉइलर जिसका मुझे आंशिक रूप से खुलासा करना चाहिए वह उस महिला का भाग्य है जिसे अभिनेता जूलियट बिनोचे ने खूबसूरती से निभाया है। क्वेंटिन टारंटिनो जाहिर तौर पर इसे देखकर रो पड़े, मैं इस पर आश्चर्यचकित था। प्रकृति के सबसे अंधेरे पक्ष से सामना होने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे भयावह फिल्मों में से एक है और कहीं न कहीं इसके मूल आतंक में लिगेटी का रेक्विएम इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत की सीमा का एक उपयुक्त टुकड़ा है। मैं इन संगीतमय ताकतों को बनाने के लिए निर्देशक की सराहना करता हूं और जो कोई भी सिर्फ सनसनीखेज बकवास चाहता है उसे इस फिल्म से बचना चाहिए। यदि आप इसके आधार को गंभीरता से लेते हैं तो यह आपको पागल कर सकता है। IMDb रेटिंग ने मुझे ये सोचकर गुमराह किया कि यह खराब है। स्वाभाविक रूप से जब आप 6.5 से नीचे रेटिंग वाली फिल्म देखते हैं तो आपकी उम्मीदें हवा में उड़ जाती हैं। हालांकि यह एक सुखद आश्चर्य था और मैं समझ गया कि इसमें से अधिकांश को गलत समझा गया और कम सराहना की गई क्योंकि लोग इस फिल्म में यह उम्मीद करते हुए गए थे कि काइजू एक प्रतिष्ठित चरित्र की शुरुआत से लेकर अंत तक लड़ाई करता है। आपको ब्रह्मांड स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें पता चलता है कि दुर्घटना स्थल अब एक विशाल कोकून का घर है जो परमाणु पतन को खा रहा है और एक विशाल कीट जैसे प्राणी को जन्म देने वाला है। 1950 के दशक में स्थापित मोनाक, गॉडजिला नामक विशाल छिपकली जीव की खोज के बाद से गुप्त रूप से विशाल प्राणियों के इतिहास का अध्ययन कर रहा है। डॉक्टर A.S. सेरिज़ावा केन वतनबे का मानना है कि गॉडजिला ग्रह पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्राणी को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन सेना को अपने विचार को समझाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक चीज जिसके लिए इस श्रृंखला को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, चाहे इसका निर्देशन कोई भी कर रहा हो, वह है सुंदर दृश्य। ये कुछ अद्भुत छायांकन के साथ चलन स्थापित करता है। प्राणियों को खुद को सुर्खियों से दूर रखना एक बुद्धिमान कदम है, खासकर जब वे लड़ रहे हों। खासकर अगली कड़ी में ऐसा लगता है जैसे दो गगनचुंबी इमारतें एक दूसरे से टकरा रही हैं। यह एक आत्मविश्वासी फिल्म निर्माता का साहसिक कदम है। प्रदर्शन काफी अच्छे हैं। टेलर जॉनसन ने अजीब तरह से असहाय ब्रॉडी की भूमिका निभाई है, जो एक विनाशकारी मुठभेड़ से दूसरे तक लड़खड़ाता रहता है लेकिन हमें कथा में लाने का एक दिलचस्प तरीका प्रदान करता है। उस समय फिल्म का दूसरा बड़ा विवाद विज्ञापन का हिस्सा होने के कारण ब्रायन क्रैंस्टन का कहानी से अपेक्षाकृत जल्दी हट जाना था। वह अच्छा है लेकिन उसे प्राणियों के रास्ते में ठोकर खाते रहना और भी अधिक जटिल लगता होगा, जबकि ब्रॉडी के लिए ऐसा करना लगभग उचित है। मुझे श्रृंखला की बाकी फिल्में दोबारा देखनी होंगी और मैं इसकी योजना बना रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है यह इस फ्रेंचाइजी का मुख्य बिंदु है। 1954 के मूल गॉडजिला के बाद से इन सभी वर्षों में पहली बार मुझे उन सभी के शीर्षक के पहले 3 अक्षरों का एहसास हुआ। निस्संदेह विशेष प्रभाव 1954 संस्करण से बहुत अलग हैं, जिसे मैं टेलीविजन पर देखते हुए बड़ा हुआ हूं। गॉडजिला मूल बड़े शरीर, छोटे सिर वाले राक्षस जैसा दिखता है जिसे हम हमेशा से जानते हैं। केवल जब वह प्रकट होता है तो आप घबराते नहीं हैं। दरअसल दर्शक बड़ी छिपकली की जीत पर जयकार कर रहे थे। आतंक के बजाय उन्हें सैन फ्रांसिस्को के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है कि धार्मिक अधिकार इस विचार से कतरा सकते हैं। किसी भी स्थिति में ये थोड़ा मनोरंजक है। गॉडजिला टी-रेक्स की तरह लगता है, लेकिन बिना किसी काट छांट के। मैंने इसे 3D में नहीं देखा, उन प्रगतिशील लेंसों ने मेरे लिए अनुभव को बर्बाद कर दिया है। 3D के बिना बड़ी स्क्रीन आपके सामने राक्षसों, गिरती इमारतों और दहाड़ते प्राणियों के समान ही थी। कुल मिलाकर फिल्म निर्माण के लिए हमारे पास मौजूद बेहतरीन नई तकनीक के साथ यह एक अच्छा रीमेक है। अभिनेताओं से कोई शिकायत नहीं, उन सभी ने दुनिया को बचाने और ये दिखाने का अच्छा काम किया कि वे कम से कम परमाणु खाने वाले राक्षसों से डरे हुए थे। सैन फ्रांसिस्को मलबे का ढेर है और लास वेगास कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कितने शर्म की बात है कि वे सभी कसिनो नष्ट हो गए। ओह अच्छा, अमेज़न प्राइम पर मोनाक सीरीज मेरे बेटे और मेरे लिए एक अच्छा बॉन्डिंग शो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि यह गैरेथ एडवर्ड्स फ्रेंचाइजी के रिबूट को फिर से देखने का एक अच्छा समय हो सकता है,
जिसने तेजी से मूर्खतापूर्ण मॉन्स्टर्स को जन्म दिया है। मुझे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के साथ अपनी समस्याएं थीं, जिसके बाद मुझे लगता है कि गॉडजिला को देखने और लड़ाई करने के लिए लगातार चिढ़ाना जाने का एक और अधिक दिलचस्प तरीका है। एक जापानी परमाणु संयंत्र दुर्घटना जिसमें उनकी मां की जान चली गई की जांच फोर्ट ब्रॉडी आरोन टेलर जॉनसन और उनके पिता ब्रायन क्रैंस्टन द्वारा की जाती है, जो मानते हैं कि दुर्घटना एक छिपाव है। आज शाम मैं शो में गया और गॉडजिला देखा। थिएटर में 80% पुरुष आबादी और 20% महिला आबादी थी। जनसांख्यिकी के लिए बहुत कुछ। मुझे लगता है कि लोगों को राक्षस पसंद हैं। अब फिल्म पर बड़े स्क्रीन पर जुरासिक पार्क और टी-रेक्स की रिलीज देखने के बाद, जिसने मुझे दिन के उजाले से डरा दिया था, मैं वास्तव में आतंक के कारण अपनी आंखें बंद करने के एक और ओएमजी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि पूरी फिल्म के दौरान मेरे मुंह से केवल एक पवित्र बकवास निकला। शायद मैं बनावटी राक्षसों से डरने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। फिल्म वैसी नहीं थी जैसी मैंने अपेक्षा की थी। ट्रेलर कहानी का आधार तैयार करने में बहुत अच्छे हैं। वहाँ जो कुछ भी है वह हमें फिर से पाषाण युग में धकेल देगा, या इसलिए हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, अन्य राक्षस सामने आते हैं जिन्हें गॉडजिला की तुलना में अधिक स्क्रीन समय प्राप्त हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ क्योंकि मैं 2 अन्य प्राणियों को इसे पहनते और अंडे देते नहीं देख पाया। मेरा मतलब है, वे दिखने में भी उतने अच्छे नहीं हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो एक ही सीमा में इमारतों को छलांग लगाते हुए, एक तरह की लंबी लंबी। निस्संदेह एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाने के बाद उनके पास बहुत कुछ नहीं बचता है। कहानी में कुछ अजीब बातें थीं, जिनमें से एक नौसैनिक जहाज का कप्तान था जो संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाने के लिए सभी फैसले ले रहा था और बड़े निर्णय ले रहा था। केवल एक बार वह उस महत्वपूर्ण लाल फोन पर राष्ट्रपति के साथ उन गंदी इमारतों पर परमाणु हमला करने, राक्षसों को अंडे देने पर चर्चा करने के लिए आया था। बेशक उसने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, और उसे बताया कि कार्रवाई का चुना हुआ तरीका खराब था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जहां तक खून और खून की बात है, आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि फिल्म में इतना डराने वाला तत्व है कि बुरे सपने को पीछे छोड़ सके। निर्देशक स्पष्ट रूप से फ्रंट लोडेड एक्शन के बजाय प्रत्याशा का निर्माण करना पसंद करते हैं। प्रत्याशा और विस्मय की भावना पैदा करने का उनका प्रयास जॉस और जुरासिक पार्क जैसे क्लासिक्स के समान है, जहां प्राणी अशुभ रूप से छिपता है लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। हालांकि निर्देशक क्षणभंगुर झलकियों और संदर्भों से दर्शकों को लुभाता है। इसके अलावा उनके पास विशाल प्रतिभाओं का एक समूह है, जैसे दिग्गज ब्रायन क्रैंस्टन और केन वतनबे के साथ साथ आरोन टेलर जॉनसन और एलिजाबेथ ओल्सेन जैसे उभरते अभिनेता। मानवीय चरित्रों को क्रिया के केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। निर्माता सभी विनाश के बीच एक भावनात्मक तत्व स्थापित करने में बहुत महत्व रखते हैं। ब्रायन क्रैंस्टन विनाश फैलाने वाले के रूप में विशेष रूप से प्रभावी है और सबसे सम्मोहक मानवीय संपर्क अनुक्रम प्रदान करता है। परिणामी मुठभेड़ अकेले प्रवेश की कीमत के लायक हैं। साथ ही आईमैक्स स्क्रीन पर भी चश्मा अच्छी तरह से प्रस्तुत होता है। कहानी परमाणु प्रसार के रूपक के रूप में गॉडजिला की जड़ों और विरासत को भी श्रद्धांजलि देती है। लेखक की सफलता प्रशंसनीयता की आभा पैदा करने में निहित है। हास्यास्पद कथा के विपरीत कहानी में वैध यथार्थवाद है। फिल्म का उत्पादन मूल्य भी झलकता है। छायांकन, ध्वनि डिजाइन और स्कोर सभी को एक भयावह प्रभाव प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। हालांकि फिल्म में खामियां बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए, क्रिया के अभाव में विशेष उदाहरणों में अभिनय की कमी पाई जाती है। फिर भी ऐसी विफलताएं बहुत कम होती हैं। कुल मिलाकर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। इसके विपरीत ब्रायन क्रैंस्टन ब्रेकिंग बैड वास्तव में टेलर जॉनसन के सन की पिता के रूप में सच्चाई की खोज करते हुए शो को चुरा लेता है। वह फिल्म में अपने समय के दौरान इतनी भावनाएं दिखाते हैं कि यह शर्म की बात है कि उनका स्क्रीन टाइम काफी कम कर दिया गया है। केन वतनबे अपनी भूमिका में महान हैं और नामधारी राक्षस के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं। फोर्ड की पत्नी एले के रूप में एलिजाबेथ ओल्सन लगभग पूरी फिल्म अपने पति और बेटे की सुरक्षा की चिंता में बिताती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। राक्षसों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाले जानवरों के रूप में चित्रित करने के एडवर्ड्स के फैसले ने एक अन्यथा काल्पनिक फिल्म को कुछ हद तक वास्तविकता पर आधारित रखने में मदद की। लुभावने दृश्यों के अलावा अलेक्जेंड्रे डेस्प्लेट को सुंदर है, जो दर्शकों की भावनाओं को पूरी तरह से खींच लेता है। तकनीकी रूप से कहें तो एक फिल्म के रूप में गॉडजिला देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए एक अद्भुत फिल्म है। अधिक व्यवहारिक चित्रण में वैज्ञानिक प्रयोग खराब हो गए हैं, जिसके कारण खतरनाक राक्षसों को उजागर किया जा रहा है। द रिंग और द ग्रज जैसी सफलता की कहानियों के बाद फिर से तैयार किया जाने वाला नवीनतम जापानी रत्न गॉडजिला लेविथान को पुनर्जीवित करने का मौका दर्शाता है। यह अवसर गैरेथ एडवर्ड्स के सक्षम हाथों में है।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ब्लॉकबस्टर क्षेत्र में अपने प्राथमिक प्रयास में एडवर्ड्स ने नामात्र के चरित्र के साथ न्याय करने में उत्कृष्टता हासिल की। गॉडजिला प्रकृति की एक शक्ति है जो स्क्रीन पर अब तक देखी गई सबसे बड़ी शक्ति है, जो कई गगनचुंबी इमारतों को बौना कर देती है और अपने आसपास के वातावरण को बर्बाद कर देती है। जुझारू राक्षस की शक्ल और चाल देखने लायक है। इसके अलावा व्यापक सीजीआई का उपयोग करके प्रदर्शित उनकी प्रतिष्ठित दहाड़ और विशाल पैमाने उनके भयावह रूप को पूरा करते हैं। जो का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जिसने उसकी पत्नी को लील लिया, बल्कि यह कोई प्राकृतिक आपदा थी जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। अब यह मानते हुए कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, वह अपने पुराने डेटा की खोज में निकल पड़ता है और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाता है। जबकि गॉडजिला का कथानक लेफ्टिनेंट के दृष्टिकोण से बताया गया है। ब्रॉडी, हर कोई जानता है कि फिल्म का असली सितारा कौन है और निर्देशक ने राक्षस को सकारात्मक रूप में चित्रित करने में बहुत सावधानी बरती है। फिल्म में मानवता के लिए वास्तविक खतरा दो विशाल कीट जैसे राक्षस हैं जिन्हें UTO कहा जाता है, विशाल अज्ञात स्थलीय जीव जो मिलने और प्रजनन करने का प्रयास कर रहे हैं। गॉडजिला के नाम से जाने जाने वाले जानवर का वर्णन स्थानीय राक्षस विशेषज्ञ डॉक्टर ने किया है। सेराजावा केन वतनबे द लास्ट समूरी एक प्रागैतिहासिक जानवर के रूप में जो संतुलन बहाल करने की प्रकृति की शक्ति है। निर्देशक ने फिल्म के पहले चरण में दर्शकों को धूर्त नायक के साथ चिढ़ाने में काफी समय बिताया है और उत्साह की तेज आवाज में प्रिय राक्षस को प्रकट करने से पहले तनाव और प्रत्याशा पैदा करना एक स्मार्ट निर्णय था। गॉडजिला में मानवीय कहानी आवश्यक है और सबसे मनोरंजक न होते हुए भी यह इतनी मनोरंजक बनी हुई है कि यह कार्रवाई को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एरोन टेलर जॉनसन किक-एस फिल्म का नायक है और दर्शक कहानी को उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। दर्शक अपने परिवार के पास वापस जाने और उनकी रक्षा करने की बेताब कोशिश कर रहे नौसेना लेफ्टिनेंट के साथ साथ दुनिया को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। हालांकि टेलर जॉनसन का प्रदर्शन कमजोर था और फिल्म के अधिकांश भाग में वह जिस गंभीर खाली नज़र को देखता है उसके विपरीत अधिक भावनात्मक होने से उसे फायदा हो सकता था। एरोन टेलर जॉनसन के कुछ प्रकार के सुपर सैनिक के चरित्र ने वास्तव में अंत तक अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद है, वास्तव में मुझे कहीं और बहुत अधिक उत्साहित नहीं किया। मैं अभी भी उसे कॉमिक के अलावा किसी और चीज़ के रूप में नहीं देख सकता। पुस्तक बेवकूफ़ सुपर बेवकूफ़ बन गया। और अंत में एलिजाबेथ ओल्सेन ने भावनात्मक रूप से हारी हुई लेकिन मजबूत और स्वतंत्र महिला के अपने ठोस चित्रण से शायद मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। यहाँ तक कि अगर आप एक्शन का आनंद नहीं लेते हैं तो भी संगीत के लिए जाएं, क्योंकि साउंड ट्रैक ने मेरे शरीर के चारों ओर रोंगटे खड़े कर दिए और गुटबाजी न करते हुए मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जहाँ तक रीबूट की बात है तो यह फिल्म सितारों के बीच में है या शायद समुद्र तल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन यह एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें एक मज़ेदार विज्ञान फाइट ट्विस्ट एक तरह का है। 10 में से 7.9 सितारे। जब प्रतिष्ठित फिल्म राक्षसों की बात आती है तो कुछ अन्य लोग स्वयं राक्षसों के राजा गॉडजिला के करीब आ सकते हैं। निर्देशक गैरेथ एडवर्ड की 2014 की गॉडजिला फिल्म दूसरी बार है जब जापान के सबसे प्रसिद्ध काइजू को बड़े पर्दे पर लाने के प्रयास में एक अमेरिकी स्टूडियो ने कमान संभाली है। 1998 में इसके पूर्ववर्ती को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह अद्यतन 1954 की मूल जापानी फिल्म को श्रद्धांजलि देता है और साथ ही नए दर्शकों के लिए कहानी को आधुनिक बनाता है। फिल्म फोर्ट ब्रॉडी आरोन टेलर जॉनसन पर आधारित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में एक लेफ्टिनेंट है जो विस्फोटक अध्यादेशों का निपटान करने में माहिर है। 15 साल बाद जो सत्य की खोज में एक षड्यंत्र सिद्धांतकार है, जब उसे अपने पुराने घर के अवशेषों पर अतिक्रमण करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है जो अब एक संगरोध क्षेत्र है। संवेदनशील दिखने वाले एरोन टेलर जॉनसन द्वारा निभाया गया मुख्य किरदार दिन बचाने वाला कोई सुपरहीरो जैसा नहीं है। वह चीज़ों की गहराई से जानने वाला एक पर्यवेक्षक है जो बदलाव के लिए ताजगी भरा है। यहाँ घमंड से बचने का कोई रास्ता नहीं है। एलिजाबेथ ओल्सेन एक बेहद खूबसूरत प्रेमिका नहीं है, बल्कि हर दिन सामान्य से भी अधिक है। उनका स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। ब्रायन क्रैंस्टन, उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? और जूलियट बिनोचे, उसके बाल किसने बनाए, ने भी ठोस समर्थन दिया। केन वतनबे अपने किरदार के लिए सही दिखते हैं, लेकिन उनकी भाषा इतनी स्पष्ट नहीं है कि कथानक को संवाद के माध्यम से व्यक्त किया जा सके। कुल मिलाकर यह एक अच्छी, ठोस और अच्छी तरह से बनाई गई बड़ी स्क्रीन एक्शन आपदा राक्षस फिल्म है जो बड़े स्क्रीन पर देखने लायक है। ये फिल्म अद्भुत थी, मारधार जबरदस्त थी, लेखन ठोस था और अभिनय पूरी तरह से भावनात्मक रूप से मजबूत था। लेकिन मैं ये सोचकर थिएटर से बाहर चला गया कि मैंने गॉडजिला के बारे में फिल्म के अलावा कुछ और देखा है। मुझे गलत मत समझिए, गॉडजिला खुद बहुत अच्छा लग रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो इस साल सीजीआई के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक उसकी अजीब सरीसृप मुस्कान को छोड़कर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें और भी कुछ हो। अगर मैं कर सकता तो मैं फिल्म का नाम जॉइंट स्लीमी मोड्स रख देता, क्योंकि उन्हें गॉडजिला की तुलना में अधिक स्क्रीन समय मिलता है।
टाइमिंग के मुद्दे के अलावा और गॉडजिला थोड़ा गोलमटोल लग रहा है, दृश्य सहज हैं और देखने में आनंददायक हैं। कास्टिंग जारी होने के तुरंत बाद हर कोई जापान में रहने वाले एक परमाणु इंजीनियर की भूमिका निभाने के लिए ब्रेकिंग बैड स्टार ब्रायन क्रैंस्टन के लिए उत्साहित था और प्रचार पूरी तरह से खरा उतरा। क्रैंस्टन वास्तव में अभिनय कर सकते हैं और यह वास्तव में इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है जहां वह सबसे अधिक चमकते हैं। इनोशोरा होंडा की क्लासिक गोजिला 1955 या गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स अमेरिका में व्यावसायिक रूप से हिट हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पहली जापानी फिल्मों में से एक है जिसने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अपने समय में भी हास्यास्पद आदिम इफेक्ट्स को तोड़ दिया। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 1956, गॉडजिला रेड अगेन 1959, गॉडजिला बनाम द सी मॉन्स्टर 1966, जून फुकुदा, गॉडजिला ऑन मोसेंटर आइलैंड 1972, गॉडजिला बनाम स्मॉग मॉन्स्टर 72, गॉडजिला बनाम बाउलांटे, गॉडजिला बनाम किंग गिदोरा, गॉडजिला बनाम मॉन्स्टर जीरो, गॉडजिला बनाम मेगालोन 1976, गॉडजिला 1985, गॉडजिला बनाम मेगागोडजिला 1993, गॉडजिला रिवेंज, गॉडजिला 2000, गॉडजिला राक्षसों का राजा काइल चांडलर के साथ वेरा फार्मिगा 2019, गॉडजिलाज। ये सामान्य प्रकार की आपदा एक्शन फिल्म नहीं है, ये थोड़ा अधिक गंभीर है और आपदा के दृश्यों में जल्दबाजी नहीं की गई है। इसे बड़ी स्क्रीन पर देखना बेहतर है क्योंकि इसका कुछ भाग अंधेरे में या धुंधले आसमान के नीचे है। प्रभाव अच्छे हैं, चक्कर आने वाले या अतिरंजित नहीं। मिश्रित राक्षस स्वाभाविक रूप से चलते हैं और अपेक्षाकृत यथार्थवादी होते हैं। जापान से लेकर हवाई तक विभिन्न स्थानों पर भी अच्छी तरह से काम किया गया है। हालांकि विनाश के दौरान सैन फ्रांसिस्को थोड़ा उज्ज्वल हो सकता था। गोल्डन गेट और अन्य स्थल उतने सटीक नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राक्षसों को समायोजित करने के लिए चीज़ों को फैलाना पड़ा। मूल कथानक अनावश्यक रूप से जटिल नहीं है, हालांकि मैं राक्षसों को मारने की रणनीति और राक्षसों के परमाणु लिंक के विवरण में थोड़ा खो गया हूँ। लोगों के बारे में कहानी राक्षसों के लिए गौण है, जो अच्छी है क्योंकि यह घुसपैठ नहीं करती है। यह विनाश, कहर बरपाती, एक्शन से भरपूर, रोमांच, ठंडक और लुभावने दृश्यों से भरी एक रोलर कोस्टर सवारी है। मज़ेदार क्षण और भयावह मनोरंजन जब गॉडजिला अत्यधिक तबाही, भ्रम और विनाश करते हुए प्रकट होता है। जैसे ही जापान और अमेरिका विशाल राक्षसों की उपस्थिति से अराजकता में डूब गए, कैबिनेट ने राक्षसों को खत्म करने के लिए एक रक्षा बल भेजा, लेकिन वे विकसित हुए और अनजाने में विकिरण से गर्म होने लगे और इसके कारण राक्षस वापस खाड़ी में भाग गया। मूल गॉडजिला पर आधारित लगभग 60 वर्षों तक फैली किसी भी अन्य जीवन से भी बड़ी कहानी को कथानक की पुनरावृत्ति के बारे में कुछ गंभीर प्रश्न का उत्तर देना होगा। शानदार डिजाइन वाले जीव अत्याधुनिक डिजिटल प्रभावों के माध्यम से अच्छी तरह से और शानदार ढंग से बनाए गए हैं। फिल्म में लगभग 1000 दृश्य प्रभाव शॉट्स हैं। गॉडजिला का 3D मॉडल, जो 600,000 बहुभुजों से बना है, लगभग 400 शॉट्स में दिखाई देता है। समापन अपरिहार्य अनुवर्ती के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है, लेकिन अभी भी इसका एहसास नहीं हुआ है। इसमें सीमस मैकगर्वे की पर्याप्त सिनेमेटोग्राफी है, हालांकि डाक है, साथ ही अलेक्जेंडर डेस्पल्ट का एक रोमांचकारी और मार्मिक संगीत को भी। मोशन पिक्चर को गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित किया गया था, जिन्होंने फिल्म निर्माण के लिए अपने 3 प्रभावों को उजागर किया था: जॉर्ज लुकास, स्टीवन स्पीलबर्ग और क्वेंटिन टारंटिनो। उन्होंने सफल फिल्में बनाई हैं। मॉन्स्टर्स के हिट होने के परिणामस्वरूप एडवर्ड्स को प्रमुख स्टूडियो, विशेष रूप से वार्नर ब्रदर्स से प्रस्ताव मिलने लगे, जिन्होंने उन्हें 1954 के जापानी क्लासिक गोजिला के अंग्रेजी भाषा के रीबूट का निर्देशन करने के लिए चुना, जिसका निर्माण किया जा रहा था। वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी पिक्चर्स ने सफल गॉडजिला का निर्देशन किया। अंत में इस रॉग वन का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, जिसने दुनिया भर में खूब पैसा कमाया। ये जीव इतना विशाल है कि अगर यह जमीन पर आए तो इसका वजन इसे कुचल देगा। सोशल मीडिया द्वारा फुटेज कैप्चर करने और परमाणु परीक्षण के लिए नई अर्जित भूख के साथ आपातकालीन कैबिनेट की बैठक ये पता लगाने के लिए होती है कि प्राणी क्या है और क्या यह एक वास्तविक खतरा होगा। फिर गॉडजिला की विनाशकारी शक्ति का विस्फोट होता है। यह अपने अगले रूप में वापस आता है और अब लंबा, प्रभावशाली और अविनाशी है। सैन्य और नागरिक कैबिनेट डेविड स्ट्रैथरन, सैली हॉकिंस, रिचर्ड टी जोन्स और डॉक्टर इशिरो सेरिज़ावा, केन वतनबे। इशिरो सेरिज़ावा का सर्वश्रेष्ठ इस बीच अन्य राक्षसों की सहज और आश्चर्यजनक उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जन्म देती है। वहाँ विशाल अज्ञात स्थलीय जीव MUTO दिखाई देता है, जो भूमिगत फंसे विकिरण और अन्य विनाशकारी प्राणियों को खाता है। रास्ते में भयानक राक्षस अनाड़ी ढंग से कस्बों, कार्यालय भवनों, क्षितिजों, गगनचुंबी इमारतों को नष्ट कर देते हैं और उनकी ऊंची पटरियों पर यात्री ट्रेनों को गिरा देते हैं। वे गलत साबित हुए हैं क्योंकि जीव जमीन पर आता है और शहरों के लोगों को डराता है और इमारतों को गिरा देता है। इस प्रलय के खिलाफ दुनिया के लिए एकमात्र उम्मीद गॉडजिला हो सकती है, लेकिन राक्षसों के राजा के लिए चुनौती बड़ी होगी, भले ही मानवता अपने विशाल सहयोगी को समझने के लिए संघर्ष कर रही हो।
राक्षस शहरवासियों को डरा रहा है, सैन फ्रांसिस्को को आतंकित कर रहा है। इसकी सड़कें, पुल हैं, इमारतों और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ना। राजा उठेगा, राजा आता है। दुनिया खत्म होती है, गॉडजिला शुरू होता है। एक ईश्वर अवतार, एक शहर बर्बाद हो गया। जापानी चरित्र गोजिरा, हकीकत बनाम कल्पना। निस्संदेह मानवीय चरित्र वर्षों से बहस का मुद्दा रहे हैं। उनके पीछे के विचार दिलचस्प हैं, हालांकि वास्तविक कार्यान्वयन गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। पहला अभिनय चरित्र निर्माण और रहस्य विकसित करने में बहुत अच्छा काम करता है, केवल एक निश्चित चरित्र को हटाने के साथ गति खो जाती है। ये वास्तव में मध्य अधिनियम को बाधित करता है, हालांकि चरमोत्कर्ष निश्चित रूप से रोमांचक और अच्छी तरह से किया गया है। अगर फिल्म में एक्शन को इतना नहीं छेड़ा गया होता तो शायद यह अधिक क्षम्य होता, हालांकि मैं एडवर्ड्स द्वारा दिखाए गए संयम की सराहना करता हूं। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी तरह से बनाई गई है और इसमें बड़े पैमाने की भावना है जो किसी को ऐसा महसूस कराती है जैसे आप वास्तव में भव्य प्राकृतिक संघर्ष के बीच में फंस गए हैं। फिल्म में निश्चित रूप से कुछ खास पल हैं और मैं इस फिल्म की सराहना करता हूं कि इसने एक उचित रूपांतरण के साथ साथ नए प्रशंसकों के लिए एक अच्छा प्रवेश द्वार भी बनाया है। अच्छा और मनोरंजक रीमेक जिसमें विशाल राक्षस दुनिया को नष्ट करने के लिए गहराई से निकलते हैं। अत्यधिक और आधुनिक कंप्यूटर जेनरेटर एफएक्स के साथ जापानी क्लासिक मॉन्स्टर पर आधारित नया संस्करण। 1999 में जंजीरा परमाणु संयंत्र में एक अज्ञात दुर्घटना हुई, जिसके कारण इंजीनियर जो ब्रॉडी, ब्रायन क्रैन्स्टन और पत्नी सैंड्रा जूलियट बिनोचे की देखरेख में कैबिनेट को इकट्ठा करने में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, जिससे परमाणु बर्बादी हुई। फिर सुविधा रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गई। वर्षों बाद जो का बेटा फोर्ड आरोन टेलर जॉनसन, एक अमेरिकी नौसेना लेफ्टिनेंट जो हाल ही में अपनी पत्नी एलिजाबेथ ओल्सेन के घर वापस गया है, उसे अपने बिछड़े हुए पिता की मदद करने के लिए जापान जाना होगा, जो जुनूनी रूप से सच्चाई की खोज करता है। घटना जैसे पानी के नीचे का प्रागैतिहासिक सरीसृप परमाणु ऊर्जा द्वारा नींद से जागने और इमारतों और लोगों को नष्ट करने के बाद गहराई से बाहर आता है। मुझे लगा कि दर्शकों को बांधे रखने के लिए काफ़ी अच्छे दांव के साथ एक वजनदार चरमोत्कर्ष के लिए बिल्डअप और गति तैयार की गई है। हालांकि निर्देशक आपके साथ थोड़ा खिलवाड़ करता है और ज़मीनी किरदारों के नज़रिए से बहुत सारी गतिविधियों को छेड़ता है। इन कटौती का समय भुगतान के निवाले के बाद निवाले के रूप में कार्य करता है, लेकिन इन कटौती के तीसरे या चौथे के बाद मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या कभी बड़ा पैमाना आएगा। सौभाग्य से अंत में ये 3 या 4 अलग अलग दृश्यों के साथ आया, जो समय समय पर बड़े पैमाने पर लड़ाई को अग्रभूमि में पेश करते थे और कुछ स्वागत योग्य आश्चर्य थे जो कि पूर्व रिलीज जानकारी के विपरीत थे जो कि चर्चा में थे। क्या ये देखने लायक है? यदि आप इस शैली के प्रशंसक हैं, हाँ, इसमें श्रृंखला की कुछ कैंपनेस और आकर्षण है, जबकि यह अभी भी सीधे अपने स्वयं के निर्माण के भीतर खेल रहा है। मेरे लिए ये गॉडजिला 98 के उपहास से मीलों आगे है, लेकिन इसमें कुछ सिनेमाई स्वभाव और नवीनता का अभाव था जो क्लोवरफील्ड ने 08 में इस शैली में लाया था। ये पैसिफिक रिम की तुलना में कहीं अधिक सुपाच्य था, जो अच्छा संकेत होना चाहिए बेहतर समग्र दर्शक स्वागत के लिए। मैं 10 में से 7.5 के मजबूत स्कोर के साथ जाऊंगा और दूसरी बार देखने के बाद लगभग 0.5 का जोड़िया घटाव अपेक्षित होगा। मैं लेजेंडरी द्वारा एक नया अमेरिकी गॉडजिला बनाने को लेकर चल रहे प्रचार और चिंताओं को स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूं। क्या वे इसे ठीक से समझ पाएंगे? क्या यह अच्छा होगा? परिणाम एक ऐसी फिल्म है जिसमें बेहतरीन होने के तत्व मौजूद हैं, हालांकि यह निष्पादन में कमजोर पड़ जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता गॉडजिला के चरित्र में है, जिसमें उसे प्रकृति की एक प्राकृतिक और शाश्वत शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि मैं हमेशा गॉडजिला को एक खतरे के रूप में पसंद करूंगा, एक बड़े बजट की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लिए जो आम दर्शकों के लिए सुलभ होनी चाहिए। ये काम करती है। 3D दर्शकों के परिप्रेक्ष्य को अग्रभूमि या पृष्ठभूमि में एक इच्छित केंद्र बिंदु पर मजबूर करता है और परिणामस्वरूप बाकी सब कुछ परिभाषा खो देता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि निदेशक या प्रमुख फोटोग्राफी समूह वास्तव में इस तकनीक को पसंद कर रहे हैं और मैं लगातार आश्चर्यचकित हूं कि इसे कितनी अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। प्रभाव के दृष्टिकोण से ध्वनि अच्छी थी। स्कोर के रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था जो निराशाजनक हो। संगीत के नज़रिए से विषयगत दृष्टि से मेरे लिए एकमात्र चीज़ जो सबसे अलग थी वह थी ड्रम हैवी थीम, जिसका वे हर बार जापान दिखाए जाने पर अत्यधिक उपयोग करते थे। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ कोई अन्य संगीत मौजूद नहीं था, लेकिन अगर वहाँ मौजूद था तो वह पूरी तरह से भूलने योग्य था। कथानक के संदर्भ में यह एक गॉडजिला फिल्म थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑस्कर योग्य पटकथा की उम्मीद में इसमें जा रहा है, लेकिन ट्रेलर ने मेरे लिए एक उम्मीद पैदा कर दी है कि फिल्म उससे मेल नहीं खा सकती है। अभिनय कुछ खास नहीं था और कुछ जगहों पर थोड़ा अतिरंजित था। क्रैन्स्टन कुछ विश्वसनीयता प्रदान करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति की नवीनता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दुर्भाग्य से इस फिल्म ने केन वांतानाबे को बर्बाद कर दिया। मैं उनके सीमित काम का प्रशंसक हूं जो मैंने देखा है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था और उनके प्रदर्शन को लकड़ी कहना पेड़ों के प्रति अहित है।
अफसोस की बात है कि A.T. जॉनसन भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। मुझे नहीं लगा कि उसे दर्शकों से जोड़ने के लिए बहुत कुछ था और इसके बजाय वह अपने आसपास की फिल्म की दुनिया को देखने का एक माध्यम बन गया। अब यह मानते हुए कि यह एक गॉडजिला फिल्म है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या राक्षस युद्ध महाकाव्य है और क्या ये कायम है? इसका उत्तर है इस फिल्म की हर चीज़ की तरह हाँ और ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा। व्यक्तिगत रूप से मुझे वास्तव में ये पसंद आया कि उन्होंने इसे कैसे संभाला। यहाँ तक कि गॉडजिला प्रागैतिहासिक डायनासोर की तुलना में एक रोबोट की तरह अधिक दिखता है। ये सचमुच शर्म की बात है कि ये राक्षस जितने महान दिखते थे वे उतने अधिक यथार्थवादी नहीं हो सकते थे। इसमें बहुत सारा पारिवारिक ड्रामा डाला गया है, लेकिन ये सब एक्शन जितना ही उबाऊ है। एरोन टेलर जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई है और अभिनय के लिहाज से उन्हें ज़्यादा कुछ करने को नहीं दिया गया है और थोड़ी देर के बाद ये हास्यास्पद हो जाता है कि वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होते हैं जैसे कि महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर अद्भुत एलिजाबेथ ओल्सन भी तस्वीर में कोई जान नहीं ला सकती। जूलियट बिनोचे का कैमियो अच्छा है, लेकिन केन वतनबे भी अपने हिस्से में बेकार हैं। ये बुरी कहानी दो स्तरों पर वास्तव में शर्म की बात है। एक, इसमें दौड़ने में बहुत अधिक समय लगता है और यह बिल्कुल उबाऊ है। दो, अगर वे इस उबाऊ मेलोड्रामा के लिए नहीं गए होते तो शायद हमें और अधिक राक्षस मिल गए होते। लेकिन फिर यह अच्छी बात नहीं रही होगी क्योंकि राक्षसों को अंधेरे आसमान, कोहरे और धुएं के विभिन्न टुकड़ों के माध्यम से फिल्माया गया है। उन्हें कभी भी अच्छी तरह से देख पाना कठिन है। गॉडजिला के पास निश्चित रूप से प्रशंसकों का एक समूह है, लेकिन मेरे लिए यह पूरी तरह से बेकार था। पूर्ण खुलासा, मुझे मेरा उन्नत स्क्रीनिंग टिकट दिया गया था और मैंने फिल्म देखने के लिए भुगतान नहीं किया, जिससे मेरी प्रारंभिक धारणा खराब हो सकती है। उसने कहा, कल रात थिएटर छोड़ने पर मेरा पहला विचार था, अच्छा, बढ़िया नहीं। दृश्य रूप से फिल्म असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसे बहुत से बदलाव हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है, जो दृश्यों को बदलने के लिए कठोर परिप्रेक्ष्य परिवर्तनों का उपयोग करते हैं और साथ ही गॉडजिला के बड़े दायरे और व्यक्तिगत पात्रों के छोटे दायरे को संभालते हैं। हालांकि मैं अब भी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूं कि 3D, यहां तक कि IMAX 3D सिनेमेटोग्राफी की मृत्यु है। कथानक वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। क्या अब यह मायने रखता है? मान लीजिए कि एक परमाणु रिएक्टर में एक दुर्घटना हुई है जिस पर कोई भी तब तक अधिक ध्यान नहीं देता है जब तक कि MUTO, विशाल अज्ञात स्थलीय जीव, जाग नहीं जाता है और अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में गॉडजिला भी है। ये स्पष्ट है कि गॉडजिला फिल्में हमेशा बनती रहेंगी और कुछ दूसरों की तुलना में बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि इस संस्करण के बारे में सबसे अच्छी बात जो मैं कह सकता हूं वह यह है कि यह 1984 और 1998 संस्करणों के रीमेक से थोड़ा बेहतर है। हालांकि इस संस्करण के साथ अभी भी कई समस्याएं हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह हाल के वर्षों की सबसे उबाऊ एक्शन फिल्मों में से एक है। मैं वास्तव में गिनती नहीं कर सकता कि मैं कितनी बार अपनी घड़ी की ओर देखता रहा कि यह चीज़ कितनी देर तक चलने वाली है। सब कुछ संतुलित करने की कोशिश करने के लिए इसमें एक पारिवारिक ड्रामा डाला गया है, लेकिन यह भी अविश्वसनीय रूप से उबाऊ है और कहीं नहीं जाता है। मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बुरी चीज़ भी सबसे अच्छी चीज़ है। विशेष प्रभाव काफ़ी स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट हैं और एक बार जब आप वास्तविक कहानी पर ध्यान देते हैं तो काम की प्रशंसा करना आसान हो जाता है। अधिकांश भाग के लिए CGI प्रभाव वास्तव में अच्छे लगते हैं और विशेष रूप से राक्षस, क्योंकि वे बहुत यथार्थवादी लगते हैं और ये सभी वास्तविक सामग्री के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं। विभिन्न विस्फोट भी बहुत यथार्थवादी लगते हैं, लेकिन इस बजट के साथ आप इसकी अपेक्षा करेंगे। अब भले ही विशेष प्रभाव बहुत अच्छे हैं और तस्वीर का मुख्य आकर्षण है, फिर भी वे एक बड़ी समस्या हैं। मुझे वास्तव में खलनायक MUTO के लुक से बहुत नफरत है, क्योंकि इसे एक प्रागैतिहासिक राक्षस माना जाता है, लेकिन इसके बजाय यह एक रोबोट की तरह दिखता है। मैं अपने जीवन के लिए ये सोचे बिना नहीं रह सका कि हम कुछ प्रकार के रोबोटों को युद्ध करते हुए देख रहे थे और यहाँ ये बेहद निराशाजनक था। मुझे कहना होगा कि मैं इस फिल्म से निराश था। मैं पहले आधे घंटे में बहुत उत्सुक था क्योंकि हमें जापान में एक गुप्त सुविधा में होने वाले कार्यक्रमों में लाया गया था। एक निर्देशक अपनी पत्नी को परमाणु हमले के बाद मरते हुए देखता है। अब हम भविष्य में कटौती करते हैं। निर्देशक अभी भी बाहर हैं। वह इस प्रकार के शोध की गोपनीयता के खिलाफ एक योद्धा बन गए हैं। उनका बेटा, जिसने पिछली घटना में अपने दूसरे को खो दिया था, सैनिक बन गया है और वास्तव में अपने पिता के अभियान से नाराज है। अब हम वह सब एक तरफ फेंक देते हैं। पिताजी के पास सबूत हैं, लेकिन उन्हें देशद्रोही कृत्यों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। वे उसे किसी भी चीज़ से अधिक उपद्रवी के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके पास तलने के लिए अपनी मछली है। वह उस घर में वापस जाने में सफल हो जाता है जहां वे रहते थे, जो मलबे में है, और कुछ पुरानी फ्लॉपी डिस्क बरामद कर लेता है। इस दौरान मकड़ी के पैरों वाला एक प्रकार का विशाल चपटा सिर वाला उड़ने वाला प्राणी जीवित हो गया है। यह अविश्वसनीय विनाश का कारण बन रहा है। गॉडजिला, जो स्पष्ट रूप से कोई रहस्य नहीं है, समुद्र में घूम रहा है।
वह इन अन्य चीज़ों के साथ टकराव की राह पर है। हालांकि विशेष प्रभाव अच्छे हैं, लेकिन कहानी में, लड़ाइयों में, इन राक्षसों के प्रति पूरे रवैये में और बस एक प्रकार की अस्वस्थता में वास्तव में कुछ कमी है। मैं थिएटर में उत्साहित होकर आया था क्योंकि 1957 की आधी रात को मैं अपने सोने के समय से लेकर गॉडजिला के अमेरिकी संस्करण में रेमंड बूर के पास रुका था, जो टोक्यो के विनाश के बारे में बात कर रहा था। मैंने तब से इनमें से बहुत सी फिल्में देखी हैं जिनमें भूलने योग्य मैथ्यू ब्रोडरिक भी शामिल है, और मैं किसी प्रकार की पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली सर्वनाशकारी प्रस्तुति की उम्मीद कर रहा था। मेरे लिए यह एक साधारण मॉन्स्टर फिल्म थी जिसमें कुछ नया नहीं था। यही कारण है कि मैंने 2014 में द अल्फा प्राइमेट की इस प्रस्तुति के लिए फिल्में देखीं। मुझे कहना होगा, एक फिल्म प्रशंसक के रूप में मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन एक क्लासिक गॉडजिला प्रशंसक के रूप में यह आनंद से कहीं अधिक था। इस टेक में तकनीकी पक्ष सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, क्योंकि प्राणी का डिज़ाइन 1950 के क्लासिक के साथ बहुत हद तक निहित था। गॉडजिला के खतरे को दर्शाने वाले दृश्य लगभग लुभावने थे और दहाड़ कुछ खास थी। MUTOS का डिज़ाइन भी सराहनीय था और CGI कार्य और 3D प्रभाव भी प्रचलित हैं। कम से कम 3D ने मुझे अपना सिर खुजलाने पर मजबूर नहीं किया। कहानी पक्ष को ध्यान में रखते हुए यह एक कमज़ोर स्क्रिप्ट थी, हालांकि एक आपदा फिल्म के लिए काफ़ी मजबूत थी। ये संपूर्ण स्मैश या दिग्गजों की 2 घंटे की टक्कर नहीं थी, लेकिन विषय पर एक अच्छा मानवीय दृष्टिकोण था जो मुझे फिल्म के कमज़ोर बिंदु पर ले जाता है। अभिनय अनुभाग उतना उज्ज्वल नहीं था। इसमें अभिनेताओं के लिए एक अच्छा मंच था, भले ही सारा ध्यान राक्षस पर था। ब्रायन क्रैंस्टन ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से यह साबित कर दिया। स्क्रीन पर उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन स्क्रिप्ट का मुख्य तत्व थे और हाई वोल्टेज भावनाओं और गुस्से के साथ उन्होंने सच्चाई के लिए अकेले योद्धा को शानदार ढंग से चित्रित किया। दुखद बात यह थी कि एरोन टेलर जॉनसन और केन वतनबे सहित कोई भी इतना प्रतिस्पर्धी नहीं था। इसने मुझे जीव दृश्यों के प्रति और अधिक आकर्षित किया, लेकिन स्क्रिप्ट और निर्देशक के इरादों को देखते हुए अंतिम उत्पाद प्रशंसकों और आम उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए पर्याप्त है। अंतिम नोट के रूप में, गॉडजिला उचित मानवीय भावनाओं के साथ गोजिरा फिल्मों का एक क्लासिक अवतार है। यदि आप क्लासिक गोजिरा के प्रशंसक हैं तो इसे कभी न चूकें। यदि आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और सशक्त पौराणिक कथाओं वाली फिल्में पसंद करते हैं तो इसे आजमाएं। आश्चर्य की बात है कि काइजू में खुशी, प्यार, निराशा, थकान और क्रोध के क्षणों को व्यक्त करने वाले बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। वास्तव में, मैं MUTOS के नीरस स्वरूप को देखने को तैयार हूं क्योंकि वे वास्तविक जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं और बहुत अधिक भावनाएं दिखाते हैं। फिर भी जितना मैं फिल्म का आनंद लेता हूं, इसका मुख्य नकारात्मक पहलू यह है कि हर कोई सामने आता है, गॉडजिला पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं होती है। माना कि ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो मनुष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे जुरासिक पार्क, एलियंस, प्रीडेटर और जॉस। हालांकि उन फिल्मों में कम से कम ऐसे पात्र थे जो न तो सबसे गहरे थे और न ही सबसे जटिल, कम से कम पसंद करने योग्य और पहचानने योग्य थे। फोर्ड के रूप में एरोन टेलर जॉनसन का प्रदर्शन उबाऊ है और इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या क्लिंट ईस्टवुड की स्थिर तीव्रता का अभाव है। वे फोर्ड के मन में गॉडजिला और MUTO के प्रति नाराजगी पैदा कर सकते थे, जो गॉडजिला के प्रति शेरजावा के सम्मान के साथ टकराते। डिट्टो एलिजाबेथ ओल्सेन की एले, वह कभी भी अपने मरीजों या अपने परिवार के लिए भावनात्मक दिल का दर्द या उदास चिंता नहीं दिखाती थी। उनके नीरस चरित्र इतने कष्टप्रद होते अगर उन्होंने ब्रायन क्रैंस्टन के जो और केन वतनबे के शेरजावा पर प्रभाव न डाला होता। यदि निर्माता एक और गॉडजिला फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उन्हें या तो गॉडजिला का स्क्रीन समय बढ़ाना चाहिए या कम से कम बेहतर अभिनेताओं को लाना चाहिए और अधिक यादगार किरदार बनाने चाहिए। उन्होंने कहा, यह अभी भी अपनी खूबियों के आधार पर एक मज़ेदार फिल्म है और मैं अगली कड़ी का इंतजार कर रहा हूं। 1998 की फिल्म देखने के बाद से ही मैं गॉडजिला का प्रशंसक रहा हूं। मुझे गलत मत समझो, मैं तब 6 साल का था और यह उन बहुत कम हॉलीवुड फिल्मों में से एक थी जो मेरे यहाँ रिलीज हुई थी। 10 वर्षों के बाद, जब मेरे पास 1998 गॉडजिला की दूसरी घड़ी थी, तो मुझे समझ आया कि इसे इतनी गहराई से क्यों देखा गया था। फिर भी, उस फिल्म ने मुझे गॉडजिला पौराणिक कथाओं पर शोध करने के लिए प्रेरित किया और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। ऐसे में कोई उम्मीद करेगा कि गॉडजिला को कम से कम पर्याप्त स्क्रीन समय दिया जाए। हैरानी की बात है, यह मामला नहीं है और फिल्म का अधिकांश ध्यान सेना पर केंद्रित है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गॉडजिला और MUTO को कैसे मारा जाए, जो विशाल, क्रोधित तिरचिट्टे की तरह दिखते हैं। अंततः, तनाव पैदा करने के लिए इसे स्को और माइकल बे एस्क डब सटेप की याद दिलाने वाली ध्वनि डिज़ाइन पर छोड़ दिया गया है। फिल्म में अभिनय के बारे में बात करना लगभग बेकार है क्योंकि मजबूत कलाकारों के बावजूद पात्र इतने एक आयामी हैं कि कोई भी यादगार प्रदर्शन नहीं कर पाता है। ब्रायन क्रैंस्टन और जूलियट बिनोचे स्क्रीन पर दिए गए कम समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और एरोन टेलर जॉनसन और एलिजाबेथ ओल्सेन को प्रेरणाहीन स्क्रिप्ट से दिलचस्प चरित्र बनाने का असंभव काम दिया जाता है।
हालांकि अधिक चिंता की बात यह है कि सैली हॉकिंस का चरित्र कितना अनावश्यक है और कैसे स्क्रिप्ट केन वतनबे को दूसरे दर्जे के अभिनेता की तरह दिखाने में कामयाब होती है, क्योंकि उनका चरित्र शायद ही कभी गहन विचार या आश्चर्य की अभिव्यक्ति से बदलता है। कुल मिलाकर गॉडजिला ने मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। न केवल ये बिना दिल वाली फिल्म है, बल्कि यह रोमांच पैदा करने वाली फिल्म है जो अंततः थकाऊ बनकर रह जाती है। मैं फिल्म बीच में ही छोड़ सकता था। मुझे बस इसकी परवाह नहीं थी कि चीज़ें कैसे होंगी। मुझे ये गॉडजिला फिल्म बहुत पसंद है। माना कि यह मूल 1954 संस्करण मोथरा बनाम गॉडजिला हेईसी युग फ्लिक्स या जीएमके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह अभी भी अच्छा है। प्रभाव अद्भुत थे और हर चीज़ बड़े पैमाने की भावना व्यक्त कर रही थी, क्योंकि सभी राक्षस जीवन से भी बड़ी शक्तियों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गॉडजिला को उसके विशिष्ट स्थायित्व और परमाणु सांस के साथ प्रकृति की एक लगभग अविनाशी शक्ति बना दिया। मैं इस फिल्म की समीक्षा नहीं करने जा रहा था, हालांकि ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें 2 सेंट लगाने की ज़रूरत है। इस मामले में मैं निश्चित रूप से अल्पमत में हूँ। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। इसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया और पूरे 2 घंटे तक बनाए रखा। निश्चित रूप से कथानक परिचित है, लेकिन जो कोई भी अब तक के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध राक्षसों में से एक के लिए एक नए कथानक की उम्मीद करता है, वह खुद से मजाक करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये कुछ पुरानी गॉडजिला बनाम फिल्मों का नया संस्करण है। 1998 की फिल्म के समान नहीं, जिसमें एक राक्षस शहर को नष्ट कर देता है। जरूर ये यहाँ भी होता है, लेकिन गॉडजिला और अन्य रेडियोधर्मी राक्षसों के बीच एक महाकाव्य लड़ाई के बिना नहीं। हाँ, अधिकांश समीक्षकों की शिकायत है कि गॉडजिला फिल्म में केवल 10 मिनट के लिए दिखाई देती है। ये सच है, क्योंकि अन्य राक्षसों के पास अधिक स्क्रीन समय है, लेकिन अधिकांश फिल्म सस्पेंस पर बनी है और मेरी राय में ये बहुत अच्छा काम करती है। एक्शन प्रेमियों के लिए अभी भी काफ़ी अराजकता और विनाश है। मानवीय कहानी फोर्ड ब्रॉडी और उसके परिवार के बारे में काफ़ी कमज़ोर और लगभग अस्तित्वहीन है, लेकिन यह इस महाकाव्य राक्षस फिल्म से कुछ भी दूर नहीं ले जाता है। मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। ये बहुत मनोरंजक है। 10/10 मॉन्स्टर फिल्मों के प्रशंसकों के लिए गॉडजिला निश्चित रूप से वर्ष की सबसे प्रतीक्षित रिलीज में से एक थी। इसलिए गॉडजिला के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह नहीं है कि कहानी कितनी खोखली है, बल्कि यह है कि फिल्म में उस राक्षस की कितनी कम भूमिका है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। गॉडजिला में कथानक डिस्पोजेबल है। ये केवल फिल्म के नामात्र चरित्र को उजागर करने के एक बहाने के रूप में मौजूद है। हालांकि क्या उन पात्रों के साथ एक मूल कथानक की मांग करना बहुत अधिक है जिसकी हम परवाह कर सकते हैं। यहाँ पिछली कहानी घिसी पिटी है और पात्र केवल कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस मोर्चे पर फिल्म जितना संभव हो सके चीज़ों को आगे बढ़ाती है। निर्माता अपनी एक्शन शैली को स्पष्ट रूप से जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फिल्म है जो समझती है कि सैनिक बंदूकों के साथ दौड़ते हैं और कठिन सैन्य संवाद बोलते हैं, जबकि पृष्ठभूमि में संगीत पंप दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। इसलिए यह ऐसा करता है बहुत कुछ। इस बात पर विचार करते हुए कि मुझे उनके लिए 2 हूटों की परवाह नहीं थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने सैनिकों को बंदूकें ताने हुए क्षेत्रों में सफाई करते हुए देखने में कितना समय बिताया। ये कुछ समय बाद बोर होने लगा। शुरुआत में राक्षसों और उनके विनाश का अच्छी तरह से संकेत दिया गया है, लेकिन अंततः फिल्म अपने सभी कार्ड खेलती है और हमारे पास बहुत सारी कार्रवाई और इमारतों को गिराने का मौका है। दुर्भाग्य से इसका अधिकांश भाग अंधेरे में चलता है, कुछ ऐसा जो वातावरण को मदद करता है लेकिन कितना देखा जा सकता है उसे सीमित करता है। तकनीकी रूप से यह अच्छा दिखता है और सारा पैसा स्क्रीन पर अंधेरे में है, लेकिन यह संभवतः शोर है जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है, और यहाँ तक कि एक कम प्रणाली पर भी राक्षसों की दहाड़ और गड़गड़ाहट आकर्षक रूप से भावपूर्ण होती है। दुर्भाग्य से फिल्म वास्तव में यही सब करती है और यह काफ़ी असंबद्ध और असंतोषजनक है। बहुत अच्छा शोर और बड़ा तमाशा है, लेकिन हमें उन मानवीय पात्रों के माध्यम से अनुभव करना होगा जिनके बारे में हम परवाह नहीं करते हैं, और जब कार्रवाई वास्तव में तेज हो जाती है तो ये किसी भी प्रकार की वास्तविकता से अलग हो जाती है। और मैंने खुद को इसकी सराहना करते हुए पाया जो नाटकीय और रोमांचकारी हो सकता था उसमें खो जाने के बजाय तकनीकी कार्य करें। एक ब्लॉकबस्टर के रूप में यदि आपके पास घरेलू मनोरंजन का अच्छा मूल्य है तो संभवतः इसमें इतना शोर है कि 2 घंटे का ध्यान भटका सकता है। मैं ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं और निश्चित रूप से भीड़ भरे कमरे में बैठकर निराशा झेलने के विचार के प्रति प्रतिरोधी हूं। आमतौर पर मैं ऐसी फिल्में चुनता हूं जब उन्हें किराए पर लेना सस्ता होता है और मैं सिर्फ अपने घर में ही देखता हूं। गॉडजिला के साथ मैं स्वीकार करूंगा कि मैं इस तमाशे में शामिल होने के लिए ललचाया था, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में गैरेथ एडवर्ड्स के अलावा काफ़ी स्टार कलाकारों की सूची भी थी। वह आदमी जिसने प्रसिद्ध रूप से अपने बेडरूम में और मक्खी पर मॉन्स्टर्स बनाए थे। इससे पता चला कि शायद इसमें सिर्फ प्रभाव और बड़ी रकम के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा, मैंने नकारात्मक बातें सुनी थीं और मैंने इसे कम उम्मीदों के साथ देखा, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ एक गॉडजिला फिल्म है।
फिल्म दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक मानवीय कहानी बनाने की कोशिश करती है और इसमें क्रैन्स्टन, बिनोचे, वतनबे, हॉकिंस और अन्य लोगों को समझदारी से पेश किया गया है, वे सभी लोग जिनकी कैमरे के सामने अच्छी उपस्थिति है। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे नाम जिन्होंने मुझे इस परियोजना की ओर आकर्षित किया था, उन्हें बहुत पहले ही फिल्म से हटा दिया जाएगा, एक ऐसा उपकरण जिसका प्रभाव निश्चित रूप से है, लेकिन यह विशेष रूप से बहादुर नहीं लगता क्योंकि किसी को संदेह है कि यही कारण लोगों को पसंद है। क्रैन्स्टन को जहाज पर इसलिए लाया गया क्योंकि उनसे केवल अपेक्षाकृत छोटे भागों के लिए बहुत कुछ देने का वादा किया गया था। ये हमें टेलर जॉनसन और घर पहुंचने की उसकी खोज के बारे में बताता है, एक ऐसी खोज जिसमें मुझे वास्तव में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन साथ ही उसे लगातार कार्रवाई के बीच में धकेल दिया जाता है, चाहे वह कुछ भी हो या कहीं भी हो। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, सिर्फ एक्शन ही नहीं बचा, मानवीय पक्ष में मेरी रुचि कम होती गई। दूसरी समस्या यह है कि फोर्ड उन सभी स्थितियों में बिल्कुल सही जगह पर होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर कोई कम फिल्म भरोसा करेगी। मुझे बेहतर की उम्मीद थी। मेरी अंतिम समस्या यह है कि फिल्म बार बार राक्षसी एक्शन से दूर हो जाती है। ये पहली बार में मज़ेदार है लेकिन ये जल्दी ही कष्टप्रद हो जाता है। तमाम समस्याओं के बावजूद अभी भी एक मज़ेदार राक्षस फिल्म है और बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी जाती हैं। गॉडजिला 2014 एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने हाल ही में मैक्स पर दोबारा देखा। कहानी जापान में एक परमाणु संयंत्र का अनुसरण करती है जो रहस्यमय तरीके से नष्ट हो जाता है। इस घटना में एक पति और बेटे ने अपनी मां पत्नी को खो दिया और यह जानने का प्रयास करें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। ऐसा करने पर उन्हें कई राक्षसों को जगाने के लिए अग्रिम पंक्ति की सीटें मिलती हैं, कुछ जो दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं और कुछ जो इसे बचाना चाहते हैं। ये फिल्म गैरेथ एडवर्ड्स मॉन्स्टर्स द्वारा निर्देशित है और इसमें एरोन टेलर जॉनसन किक ने अभिनय किया है, एस एलिजाबेथ ओल्सेन, वांडाविशन, ब्रायन क्रैन्स्टन, ब्रेकिंग बैड केन वतनबे, द लास्ट समुराई डेविड स्ट्रैथरन, द फम और रिचर्ड टी जोन्स इवेंट हॉराइजन। यह उन गॉडजिला फिल्मों में से एक है जिनसे मुझे नफरत नहीं है, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकती थी। राक्षसों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और राक्षसों की लड़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन पहली राक्षस लड़ाई तब तक नहीं होती जब तक कि फिल्म में 20 मिनट बाकी न रह जाएं। और यह फिल्म 2 घंटे और 3 मिनट लंबी है। कलाकार बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे वे इस फिल्म में पसंद आए। कहानी बिल्कुल ठीक थी और जबकि मुझे राक्षस पसंद थे, मुझे ऐसा लगा कि वे पहले खलनायक के रूप में रोडन को और अधिक परंपरा के साथ ले जा सकते थे। कुल मिलाकर ये देखने लायक है, लेकिन गॉडजिला चित्र से हमें जो कुछ भी चाहिए था उससे कहीं अधिक बेहतर होने का एक अवसर चूक गया। मैं इसे 5.5 अंक दूंगा और इसे एक बार देखने की अनुशंसा करूंगा। 1950 के दशक के दौरान जीव सबसे गहरी गहराई से जागृत हुए। डॉक्टर इशिरो सेरिज़ावा केन वतनबे का मानना है कि प्राचीन जीव मौजूद हैं जो विकिरण में रहते हैं। जैसे ही पृथ्वी की सतह से विकिरण कम हुआ, ये जीव निचली गहराई की ओर चले गए। 1999 में खनिकों ने फिलीपींस में एक विशाल कंकाल वाली विशाल गुफा का पता लगाया। उन्हें एक बीजाणु टूटा हुआ भी मिलता है। जापान में जंजीरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रबंधक जो ब्रॉडी ब्रायन क्रैन्स्टन एक अजीब घटना में अपनी पत्नी को खो देता है। 15 साल बाद जो अभी भी संयंत्र के आसपास के शहर को अलग करके उस घटना की जांच कर रहा है। उन्हें एक बार फिर क्वारंटाइन का उल्लंघन करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके बेटे फोर्ड आरोन टेलर जॉनसन को जापान की जेल से लेने जाने के लिए अपनी पत्नी एलिजाबेथ ओल्सेन को सैन फ्रांसिस्को में छोड़ना पड़ता है। जो फोर्ड को, जो अब अमेरिकी नौसेना का आयुध निपटान अधिकारी है, अपने साथ संयंत्र में जाने के लिए मना लेता है। उन्हें पता चला कि कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ है। इसके बजाय फिलीपींस से MUTO मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नाम का बीजाणु पौधे में बस गया है और सारा विकिरण सोख रहा है। ये हमेशा एक महान राक्षसी फिल्म होने वाली है। CGI बहुत बढ़िया है और गॉडजिला को चीज़ों को बेहतर बनाने में बहुत मज़ा आता है। वह हिस्सा बिना सोचे समझे लगता है। मैं अभी भी निर्देशक गैरेथ एडवर्ड्स को बेहतरीन काम करने का श्रेय देता हूँ। वह निराश नहीं करता। समस्या एक बार फिर मानवीय कहानी है। किसी राक्षस तक पहुँचने से पहले शुरुआत बहुत लंबी है। जो ब्रॉडी की कहानी में कोई दम नहीं है। दूसरी फिल्म में उनकी कहानी एक मज़ेदार रहस्य होगी। समस्या यह है कि दर्शक जानते हैं कि यह एक राक्षस है, भले ही यह गॉडजिला ना हो। इसलिए रहस्य से कोई तनाव नहीं है क्योंकि यह वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। समस्या यह है कि जिस 1/3 मोड़ का मैंने उल्लेख किया है, उससे उनका चरित्र बहुत ही फॉर्मूलाबद्ध और घिसा पिटा हो जाता है। हमारा हीरो अंत में गॉडजिला के साथ आंखों के संपर्क का एक अंतरंग क्षण भी साझा करता है। ओह, केन वतनबे अपने स्क्रीन टाइम का हर पल हैरान और आश्चर्यचकित दिखते हुए बिताते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं। जूलियट बिनोचे का शर्मनाक ढंग से कम उपयोग किया गया है। मुझे उसे और अधिक देखना अच्छा लगता। सबसे बड़ी संपत्ति निश्चित रूप से ब्रायन क्रैन्स्टन है। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने किरदार को 3 आयामी और एक वास्तविक इंसान बनाने में कामयाब रहे।
वह भी निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका के हकदार होते। दरअसल फिल्म शायद इसके लिए काफ़ी बेहतर होती। देखने में सब कुछ बहुत अद्भुत और प्रभावशाली है। विशेष प्रभाव, दृश्य और ध्वनि शीर्ष पायदान के हैं। हर बार जब गॉडजिला ने भारी दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। ये हाड़ कंपा देने वाला और बहुत ठंडा है। MUTO का डिज़ाइन एक वास्तविक आकर्षण है। वे विशाल प्रार्थना मंत्रों की तरह दिखते हैं, पूरी तरह से डराने वाले। फिल्मों का SFX वास्तव में इसे सार्थक बनाता है। कुल मिलाकर कहानी काफ़ी कमज़ोर है और घिसी पिटी बातों से भरी हुई है। हालांकि मुझे एक बात जरूर कहनी चाहिए, अनिवार्य पद चिन्हों की पूरी कमी के लिए भगवान का शुक्र है। मैं उस क्षण से गंभीर रूप से डर रहा था जब ये विशाल कीचड़ में पंजों के निशान स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फिल्म का समग्र अनुभव और सेटिंग काफ़ी अंधकार में और खतरनाक